नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका ओनली सी यूटी के ऑनलाइन मंच पर। मैं हूं आपका साथी के आर चौधरी। साथियों, आज हम जो बात करने वाले हैं, आज हमारा जो सेशन या बिंदु चलने वाला है, वो क्या बात करेंगे। तो हमारा सी यूटी है, सी यूटी में जो प्रश्न पत्र लगा है, उस प्रश्न पत्र को लेकर उसको हल करने को लेकर हम बात करने वाले हैं। किस प्रकार से प्रश्न आए, किस प्रकार से गद्यांश आए, किस प्रकार से पद्यांश आए, वहां से किस किस प्रकार से आपके प्रश्न है वो पूछे गए हैं, उन चीजों को लेकर हम समझने का प्रयास है वो करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो गद्यांश है। आपको थोड़ा सा साफ इतना नहीं दिख रहा होगा, लेकिन वैसे अगर आप देखेंगे तो क्वालिटी बढ़ाएंगे तो आराम से आप देख पाएंगे इनको। यहाँ मैं सुनाते हुए आपको वो करता हूँ, फिर इससे बनने वाले कैसे कैसे प्रश्न बने उनको लेकर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आया कि दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। अब प्रश्न तो आगे हैं, लेकिन आपको क्या करना है, जब भी आप एग्जाम दें तो आप पहले गद्यांश ना पढ़े, पहले आप प्रश्न पढ़े। कैसे कि इस गद्यांश से कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे। जैसे कि यहां से आया कि उपरोक्त गद्यांश में उचित शीर्षक क्या होगा। इसका मतलब हमारे मस्तिष्क में है कि हम जब गद्यांश पढ़ रहे हैं तो गद्यांश पढ़ते समय हम इसका जो सार किस एक शीर्षक में आ सकता है, एक तो हमें यह ध्यान रखना है। और क्या बन रहा है भाई, इस गद्यांश से कैसे प्रश्न बन रहा है। तो गद्यांश में पहली बार भारतीय रुपया प्रति डॉलर 80 रुपए कब पार गया, यानी कि इसमें से हमें मंथ ध्यान रखना है, ठीक है ना। तीसरी बात क्या ध्यान रखना है, यहां से प्रश्न आया साहब कि गद्यांश के अनुसार रुपए की गिरावट को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की कोशिशें कैसे रही, कामयाब, असफल, आंशिक रूप से कामयाब या सफल, है ना, ये प्रश्न बना। इसी प्रकार से इसी गद्यांश से क्या बना भाई, तो गद्यांश में देश के पास कितने माह आयात के मूल्य के बराबर विदेशी मुद्रा के भंडार है। 4 महीने, 3 महीने, 8 महीने, 6 महीने। इसी गद्यांश और क्या प्रश्न बना, तो गद्यांश में 23 सितंबर को विदेशी मुद्रा भंडार कितने हो गया था, ये जो मुद्रा भंडार ये, ठीक है ना। इसके बाद में है भाई, ये हमारे इतने प्रश्न बने। इस गद्यांश से हमारे कितने बने भाई, ये प्रश्न है वो बने हैं। अब हम जो बात करेंगे इस गद्यांश को, अब जब भी आप एग्जाम दें, क्योंकि एग्जाम आप देंगे उसमें आपके पास में वक्त कम होगा। अब कम वक्त में हम अधिक से अधिक प्रश्नों को हल करें। आपके पास 50 प्रश्न आएंगे, उनमें से आपको 40 प्रश्न करना है। 40 में से 10 आपको 50 में से 10 जो प्रश्न आप छोड़ेंगे, आप उन प्रश्नों को छोड़ सकते हैं जिनको आपको नहीं आता है। समझ में आ गया। अगर हम नहीं आ रहे उनको भी अगर हम कर रहे हैं तो हमारा ऋणात्मक अंकन होगा, जो कि हमारे लिए गलत होगा, ठीक है। तो अब ये जो हमने इतने प्रश्न पढ़े, इसके माध्यम से हमें पता चल जाएगा कि अच्छा इसमें से हमें क्या क्या, एक तो शीर्षक है ना। तो देखो, इस साल जुलाई में भारतीय रुपए पहली बार प्रति डॉलर 80 रुपए मनोवैज्ञानिक स्तर पर पहुंच गया। देखो यहां पर एक प्रश्न का तो आंसर ये आ गया, कब, जुलाई में, है ना। एक प्रश्न का जो अभी हमने पढ़ा ना, उसका आंसर एक यही आ गया साहब कि जुलाई में, इस साल जुलाई में भारतीय रुपए पहली बार डॉलर 80 रुपए डॉलर के मनोवैज्ञानिक स्तर पर पहुंच गया। जब महंगाई पर लगाम कसने के लिए अमेरिका फेडरल रिजर्व ने ब्याज की दरें कई बार बढ़ाई, नतीजन डॉलर मजबूत हुआ। कुछ दिन थमने के बाद रुपया 28 सितंबर को एक बार फिर प्रति डॉलर, अब देखो एक बार यहां पर आया सितंबर, एक बार 28 सितंबर को एक बार फिर प्रति डॉलर 80 रुपए के निशान पार कर लिया और 81 पॉइंट, यहां पर ध्यान दीजिएगा 81.9 के निचले स्तर पर पहुंच गया, ठीक है ना। फिर आया थोड़ा संभल कर 3 अक्टूबर को फिर यहां पर देखो एक डेट यहां पर आई है, 3 अक्टूबर को यह 81.87 पर आ गया, ठीक है। इसके बाद में भारत के लिए ज्यादा फिक्र की बात यह है कि रुपए की गिरावट थामने की आरबीआई की कोशिशें आंशिक तौर पर कामयाब रही। देखो एक प्रश्न यह आ गया, भारतीय रिजर्व बैंक की जो कोशिशें हैं वो किस प्रकार से आई, आंशिक तौर पर कामयाब रही। इतना ही नहीं, रुपए को थामने के चक्कर में वह देश विदेशी मुद्रा भंडार उछिल रहा था। उछिल रहा का मतलब हो गया साहब की मुद्रा भंडार थे वो क्या हो रहे थे साहब, खत्म हो रहे थे, है ना, ये हो रहा था। जो पिछले 23 सितंबर, जो पिछले साल 23 सितंबर को 642 अरब यानी कि 52.4 लाख करोड़ रुपए से घटते घटते 23 सितंबर को 537 अरब डॉलर यानी कि 43.9 लाख करोड़ रुपए पर आ गया। पहले कितना था, तो पहले था साहब 52.4 लाख करोड़ था, और ये कितना आ गया फिर 43 लाख करोड़ रुपए आ गया। दरअसल आरबीआई की तरफ से सरकारी बैंक डॉलर की भारी खरीद का सहारा ले रही है। फिर विशेषज्ञों के आने वाले हफ्तों में रुपए के और कमजोर होने का अंदेशा है, क्योंकि निवेश भारतीय वित्तीय बाजार से लगातार रुखसत हो रहा था। रुखसत का मतलब होता है साहब हाथ से निकल रहा था, यानी कि हमारे हम जो कोशिश कर रहे थे कि रुपए को, जो डॉलर है, डॉलर के मुकाबले है रुपए को ज्यादा गिरना नहीं दिया जाए, इस प्रकार की कोशिशें की जा रही थी। कोशिशों में पूर्णतः सफलता नहीं मिल रही थी, उसको बोला करते हैं साहब रुखसत हो रही थी। विदेशी
विदेशी पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो निवेशकों की एफपीआई 2022 में अब तक भारतीय शेयर बाजारों में 1.68 लाख करोड़ रुपए 1.68 लाख करोड़ रुपए निकाले गए। अब यहाँ पर क्या ध्यान, ये पोर्टफोलियो क्या होता है भाई? पोर्टफोलियो होता है कि किसी भी चीज है, यानी कि कोई भी मुद्दा है, उस मुद्दे के बारे में शुरू से लेकर अंत तक का जो भी घटनाक्रम हुआ है, क्या उसमें कहाँ गिरावट आई है, कहाँ पर उसमें बढ़ोतरी हुई है, इन चीजों को ध्यान में रखा जाता है, वो पोर्टफोलियो कहलाता है। जैसे कि अगर हम बात करें हमारी जो शिक्षा है, शिक्षा में प्रत्येक बालक का पोर्टफोलियो होता है। पोर्टफोलियो का मतलब हो गया कि बालक ने ये पढ़ा, कक्षा 6 में ये पढ़ा, 6 में ये पढ़ा, उसमें ये इन इन विषयों में उनकी जो कमजोरी हो रही है। फिर 7 है, इन्हें पढ़ा, उसमें इस विषय में उनकी बहुत अच्छी शुरुआत, जो पिछली बार कमी थी उन कमियों को दूर किया गया है ना। फिर 8 में पढ़ा। तो ये होता है कि बालक, उस बालक का पूरा बायोडाटा वो रखा जाता है। बायोडाटा कौन सा? शैक्षिक वाला, कि इनकी ये समस्या थी, उन समस्याओं का समाधान किया गया, तो उनका जो प्रदर्शन इस तरह वो काफी बढ़ा है, उसको बोला करते हैं पोर्टफोलियो। अब ये पोर्टफोलियो किसके रूप में आया? तो ये आ रहा है बाजार के रूप में, यानी कि रुपया कैसे बढ़ रहा है, कैसे घट रहा है, इन सभी के बारे में जो निवेशक है वो रखते हैं अपने पास में। निवेशक का मतलब निवेश करने वाले, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर अगर अब तक भारतीय शेयर बाजारों में 1.68 लाख करोड़ रुपए निकाले गए। अकेले सितंबर में ही 7.6 करोड़ रुपए निकाले गए। अगर आरबीआई रुपए को टेका लगाने के लिए देश के विदेशी मुद्रा भंडार से रकम निकाल रहा है, तो इससे और ज्यादा कमी आ सकती है। फिलहाल देश के पास 8 माह का आयात के मूल्य के बराबर विदेशी मुद्रा भंडार है। 4 महीने से कम के बराबर मूल्य को खतरे का निशान माना जाता है। यानी कि कोई भी देश है, अब देखो कोई भी देश होता है, उसके बाद में विदेशी मुद्रा भंडार होता है। विदेशी मुद्रा भंडार का मतलब हो गया कि हमारे जैसे कि भारत है, अब भारत को चीन से क्या करना है साहब, कोई भी चीज खरीदनी है, तो वो क्या करता है, वहां पर जो चीन है या अमेरिका है या ब्रिटेन है या रूस है या फ्रांस है या ऑस्ट्रेलिया, कोई भी जो देश है, उनकी क्या होती है, मुद्रा होती है। तो वो जब आयात करते हैं तो वो किस में लेते हैं साहब, अपने मुद्रा में लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास में मुद्राओं का भंडार होता है। यानी कि हमारे देश में जैसे कि अमेरिका ने यहाँ से कोई सामान खरीदा, अब अमेरिका वाला जो देगा वो किस में देगा, रुपये में देगा। रुपये में क्या करेगा, पैसे भाई यहाँ पर खरीदेगा। हम क्या करते हैं, तो उस समय उनके डॉलर है ना, उस वहां वो हमारे से रुपया खरीदेगा, हम वहां से क्या करेंगे, डॉलर खरीदेंगे। तो अब हमारे पास में जो मुद्रा के भंडार थे, अगर मुद्रा के भंडार, विदेशी मुद्रा के भंडार अगर 8 माह तक के आयात, अगर हम 8 महीने खरीदें, इतने अगर हमारे पास में विदेशी मुद्रा भंडार है तो ठीक है। लेकिन 8 अगर 4 माह से अगर कम हो गया, 4 महीने से कम मूल्य का बराबर हो गया, तो वो खतरा का निशान माना जाता है ना। तो ये जो आपका ये गद्यांश है, इस गद्यांश के बारे में अब यहाँ पर पूछा गया कि इसका शीर्षक क्या होगा। तो हमने यहाँ पर पूछा कि उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। तो भारतीय मुद्रा भंडार है क्या, है ना, डॉलर और रुपए की बढ़ोतरी है क्या, रुपए की गिरावट है क्या, और भारतीय शेयर बाजार है क्या। ये 4 यहाँ पर आया गया साहब। तो यहाँ पर अभी इसका जो मैन अगर हम देखें तो इसमें है भारतीय मुद्रा बाजार, मुद्रा भंडार, यानी कि भारतीय मुद्रा भंडार है, उसी के बारे में यहाँ पर जो संपूर्ण कहानी है वो चल रही है कि पहले इतना मुद्रा भंडार था, फिर इसमें गिरावट आई, फिर ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मुद्रा भंडार हो जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, उचित शीर्षक है वो हमसे पूछा गया। आगे हम बात करें तो और क्या है भाई, पद्यांश के अनुसार पहली बार भारतीय रुपया 80 रुपए डॉलर का पार कब किया। तो यहाँ पर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अब इसका ध्यान से देखते हैं। तो इस साल जुलाई में भारतीय रुपया पहली बार 80 रुपए डॉलर के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार किया। इसका मतलब कौन सा महीना आया है, यहाँ पर यह रहा जुलाई। तो यहाँ इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा साहब, यहाँ पर हो जाएगा साहब जुलाई। तो जुलाई के महीना है, उस जुलाई के महीने में सबसे पहले बार 80 रुपए का जो डॉलर है, 80 रुपए डॉलर है, उस डॉलर को उन्होंने पार करने का काम किया है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो गया, जुलाई हो गया। आगे हम बात करते हैं, प्रश्न आया कि गद्यांश के अनुसार रुपए की गिरावट को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की कोशिशें कैसी रही है, कामयाब है, असफल है, आंशिक तौर पर कामयाब है या सफल है। अब इस गद्यांश में हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक आपने देखा होगा, अभी हम गद्यांश पढ़ रहे थे उस समय अपने बात कर रहे थे कि यहाँ पर भारतीय जो कोशिश है, देखो यहाँ पर ये आया कि रुपए की गिरावट को थामने के लिए आरबीआई की कोशिशें आंशिक तौर पर क्या रही है साहब, कामयाब रही है। आंशिक तौर पर क्या रही है, कामयाब रही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारे क्या पास कहाँ गया भाई, यह आ गया। तो गद्यांश के अनुसार
रुपए की गिरावट को रोकने भारतीय रिजर्व बैंक की कोशिशें कैसी रही है? आंशिक तौर पर कामयाब। आंशिक तौर पर कामयाब का मतलब हो गया कुछ स्तर पर तो क्या है रही है, जो रुपया है, इस रुपए की गिरावट, इस गिरावट को रोकने की जो कोशिशें हैं वो आंशिक तौर पर क्या रही है? आंशिक का मतलब कुछ मात्रा है या कुछ स्थिति है उस पर क्या रही है साहब? ठीक रही है। तो यहाँ पर हमारा इस प्रश्न का आंसर ये हो जाता है भाई। आगे देखो भाई, इसी में से क्या प्रश्न बन रहा है? तो गद्यांश के अनुसार देश के पास कितने माह का आयात मूल्य के बराबर विदेशी मुद्रा भंडार है? 4 महीने है, 3 महीने है, 8 महीने है और 6 महीने है। अगर हम बात करें इस गद्यांश में, देखो आपने देखा होगा लास्ट में आया था, फिलहाल देश के पास 8 माह के आयात मूल्य के बराबर विदेशी मुद्रा भंडार है। इसका मतलब कितना आ गया साहब? 8 महीने के। ये हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया? यहाँ से हो गया। तो यहाँ पर इस प्रश्न का हो जाएगा साहब 8 महीने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार है ना। गद्यांश के अनुसार देश के पास कितने मूल्य के बराबर भंडार है? तो 8 महीने के बराबर विदेशी मुद्रा, उस विदेशी मुद्रा का भंडार हमारे पास में है। इसके बाद में देखिएगा, यहां हम बात करें तो यहां पर फिर प्रश्न आया कि गद्यांश के अनुसार 23 सितंबर को विदेशी मुद्रा भंडार कितने हो गया था? अब विदेशी मुद्रा भंडार कब की बात है? यहां पर पूछा जा रहा है 23 सितंबर को, है ना, 23 सितंबर को। अब 23 सितंबर कहां पर आया हमारे पास में? इस गद्यांश में अगर हम देखेंगे, देखो ये रहा 23 सितंबर को 537 अरब डॉलर, 537 अरब डॉलर, है ना, या हम बोल सकते हैं 43.9 लाख करोड़। तो 23 सितंबर को 537 ऑप्शन मिलेगा या 43.9 लाख करोड़ रुपए वो मिलेगा। अब कौन सा मिलता है हम देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आया साहब, ये रहा 537 करोड़, यानी कि करोड़ अरब है, 537 अरब डॉलर, ये हमसे रहा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा साहब? 537 अरब डॉलर। तो यहाँ पर विदेशी मुद्रा भंडार है, 23 सितंबर की बात आ रही, तो 23 सितंबर को ये मुद्रा भंडार है। अब यहाँ पर ये अरब डॉलर नहीं देकर ये लाख करोड़ में भी दे सकता है। तो लाख करोड़ देगा तो क्या देगा? 43.9 लाख करोड़ रुपए है वो देगा। ऑप्शन आपको इस रूप में आपका इस प्रश्न का आंसर ऐसे हमारा सही हो जाएगा। आगे देखो, अब हमारा नया गद्यांश आ गया। इससे पहले हमारा जो गद्यांश पढ़ा है उस गद्यांश में किस किस प्रकार के प्रश्न आए हैं वो हमने एक तो शीर्षक देख लिया, फिर एक मुद्रा भंडार 23 सितंबर वाला देख लिया, है ना। हमारे जो रिजर्व बैंक है या आरबीआई है उनकी किस प्रकार से रुपए की गिरावट को रोकने के लिए जो कार्य किया गया है, आंशिक तौर पर सफलता है वो प्राप्त की है, वो हमने देख लिया। अब यहाँ पर हमारा दूसरा गद्यांश आया साहब। अब इस गद्यांश को हम पढ़ने से पहले फिर हम क्या करते हैं साहब? प्रश्नों को देखते हैं कि इस गद्यांश में कैसे आएंगे। आपको भी जब एग्जाम में आप प्रश्न पत्र पढ़ें, प्रश्न पत्र को पढ़ने के बाद में आपको पहले प्रश्न देखना है, ताकि आप आराम से आप जब भी गद्यांश पढ़े तो आपके दिमाग में क्या रहे कि अच्छा ये चीजें थी, ये कहाँ पर आ रही है, कैसे आ रही है ना, इस प्रकार से। तो अब हम देखेंगे साहब इसमें कि उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा, यानी कि एक तो हमें शीर्षक बताना होगा। अब शीर्षक क्या? यूरोप यात्रा, विदेशी यात्रा, फ्रांसिस की धरती और यात्रा। एक प्रश्न तो हमारा ये है। दूसरा क्या बनेगा कि फ्रांसीसी को कौन सी विशेषता लेखक को प्रभावित करती है। अब देखो यहाँ इससे पढ़ने से हमें एक फायदा तो ये हो गया कि फ्रांसीसियों की बात हो रही है, इसका मतलब शीर्षक होगा वो किससे संबंधित होगा? फ्रांस से संबंधित होगा, है ना। तो भद्रता है, मुलायमियत या उन्मुखता है, और सातिरपना है, और क्या हो जाएगा साहब? कृतज्ञता है। एक हमारा ये हो गया। इसके बाद अगर हम प्रश्न पढ़ें तो फ्रेंच व्यक्ति सिकुड़ कर क्यों बैठा हुआ था? इसका मतलब बात यहाँ पर फ्रेंच व्यक्ति की हो रही है। तो ठंड के कारण है क्या? कृतज्ञ के कारण है क्या? अनायास है क्या? वह किसी भी प्रतीक्षा कर रहा था। ठीक है ना। आगे हम प्रश्न पढ़े, इससे और क्या आएगा? लेखक के अनुसार जीवन का काव्यात्मकता को कौन सा कारण प्रभावित कर रहा था? लेखक के अनुसार जीवन की काव्यात्मकता को कौन सा कारण प्रभावित कर रहा था? भद्रता, बौद्धिकता, पूंजी का बढ़ता वर्चस्व और जीवन व्यवहार। ये इसके 4 विकल्प हो गए साहब। आगे हम बात करें, इससे संबंधित और प्रश्न क्या है कि भद्रता शब्द का लेखक का क्या अभिप्राय है? तो सौहार्द का भाव है, मित्रता का भाव है, प्रेम का भाव है, संस्कारगत व्यवहार का भाव है ना। ये हमारा एक प्रश्न ये हो गया। इसके बाद फिर हमारा दूसरा पद्यांश स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं साहब इसमें से, है ना, इसमें से इस पहले पद्यांश को पढ़ेंगे और गद्यांश को पढ़ेंगे, गद्यांश को पढ़कर इससे बनने वाले उदाहरण है उनको लेकर हम बात करेंगे। यहाँ पर तो हम तो पहले वाले गद्यांश में पढ़ लिया था। अब देखो, सामने कुछ खाली जगह थी जिसके चारों ओर गुजरने वाले सड़कों से किस्म किस्म की गाड़ियों का आना जाना लगा हुआ था। यह काफी व्यस्त इलाका था। तभी हमारी निगाह सड़क के उस पार गई जहां पर छरहरे बदन वाली लंबी सी युवती किसी को रोककर उसके सिगरेट से अपनी सिगरेट सुलगा रही थी। फिर हल्के से गर्दन को झुकाकर कृतज्ञता
प्रकट कर कस लगाती आगे बढ़ गई। कृतज्ञता का मतलब होता है उपकार को मानना। एक तो होता कर्तज्ञ, एक होता कृतज्ञता। कृतज्ञता का मतलब होता है किसी का उपकार मानना। अब यहाँ पर इन्होंने क्या सिलकाई भाई, अपनी सिगरेट सिलकाई, तो सामने वाले को क्या कर रही है साहब, अपनी कृतज्ञता यानी उपकार है जो उन्होंने किया है, सहयोग किया, उस सहयोग का है ना सम्मान करने का भाव हो जाएगा। तो कस लगाते हुए आगे बढ़ गई। मेरे भीतर एक चूहल पनपी, काश वह हमारे विभास, यहाँ पर देखो विभास जी की सिगरेट से सिगरेट सुलगाती, तब कुछ न कुछ तो हमारे अंदर भी जरूर सुलगता। मगर भारतीय भद्रता का तकाजा था, हमने ऐसा कुछ व्यक्त नहीं किया। यह बात माननी पड़ेगी कि फ्रांसीसी, देखो ये आ गया साहब, फ्रांसीसियों में एक खास तरह की मुलायमियत मुलायमियत है, एक उन्मुक्ता, ध्यान दीजिएगा, एक उन्मुक्ता जो उनके जीवन को, व्यवहार को, देखो एक तो यहाँ पर फ्रांसीसियों खास विशेषता क्या थी, आया था ना प्रश्न, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनकी उन्मुक्ता। तो मुलायमियत है एक उन्मुक्ता जो उनके पूरे जीवन व्यवहार को ही मोहक बना देती है। मेरे कवि मित्र अग्निशेखर इस बात को स्वीकार तो करते हैं, लेकिन उनका मानना है कि उदारीकरण से उसके भीतर एक किस्म का सातिरपना भी पनपता है। आखिर पूंजी जीवन के काव्यात्मकता को तो नष्ट करती ही है। हम अंदर में पूरी तरह से भरे हुए हैं, तभी हमारी निगाह पटरियों पर किनारे एकदम सिकुड़कर बैठा अपना शरीर, देखो एकदम सिकुड़कर बैठा अपना शरीर, एक सा भी प्रश्न आया था आपका, है ना, पटरियों के किनारे एकदम सिकुड़कर बैठे अपने शरीर को पूरी तरह से लिहाफ से ढके हुए फ्रेंच आदमी पर गई। लिहाफ का मतलब होता है जो ओढ़ने का जो चादर होता है, कंबल होता है, उसको बोला करते हैं, ठीक है, या पहनने का जो चोगा होता है उसको बोला करते हैं। तो ढके हुए एक फ्रेंच आदमी पर गई, उसने चेहरा भी ढक रखा था, शायद उसे याचना में संकोच हो रहा हो। याचना का मतलब होता है मांगने में संकोच हो रहा हो। यह भी संभव है कि उसने ठंड से बचने के लिए भी ऐसा किया हो। अब यहाँ पर ये चीजें आ गई। अब हम बात करते हैं साहब, यहाँ पर है कि उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा, तो यूरोप यात्रा है, विदेश यात्रा है, फ्रांस की धरती और यात्रा है। तो यहाँ पर हमने ये प्रश्न आया, देखो यहाँ पर एक प्रश्न आया फ्रांसीसी, है ना, फ्रांसीसियों की खास तरह की मुलामियतों का एक, तो इसका मतलब है कि लेखक कहाँ गया हुआ है, फ्रांस में गया हुआ है, तो फ्रांस में गया हुआ है और वहां के जो लोग हैं उन्हीं के देख रहा है, उनकी किस प्रकार की विशेषताएं हो रही है। तो लेखक कहाँ गया है, फ्रांस में गया है, तो फ्रांस की क्या हो जाएगी साहब, ये यात्रा से संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ पर यूरोप की यात्रा है, विदेश यात्रा है, फ्रांस की धरती है और यात्रा, तो यहाँ पर इसका शीर्षक क्या हो जाएगा आपका, फ्रांस की धरती है। फ्रांस की धरती है, उसकी विशेषताएं हैं यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रांस की धरती। आगे देखो प्रश्न क्या आया भाई, फ्रांसीसियों कौन सी विशेषता लेखक को प्रभावित करती है, भद्रता है, मुलामित या उन्मुक्ता है, सातिरपना है और कृतज्ञता है। देखो यहाँ पर आया प्रश्न आया, फ्रांसीसियों की एक खास तरह की मुलामित है एक उन्मुक्ता जो उनके पूरे जीवन व्यवहार को ही मोहक बना देती है। इसका मतलब यहाँ पर क्या आ गया साहब, एक उन्मुक्तता, है ना, एक क्या आ जाएगी, उन्मुक्ता आ गई। इसका मतलब हमारी इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया, यही मिल गया। अब उन्मुक्ता वाला कोई ऑप्शन है क्या हमारा, है ना, उन्मुक्ता वाला, तो देखो मुलामियत और उन्मुक्ता, देखो यहाँ पर ये रहा, है ना, मुलामियत और उन्मुक्ता, ये दोनों चीजें यहाँ पर मिल गई। फ्रांस से जो एक खास तरह की मुलामियत और उन्मुक्ता थी, तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया साहब, यहाँ पर हो गया, क्या विशेषता हो जाएगी, मुलामियत और उन्मुक्ता है वो हो जाएगी। इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है, ये हो जाएगा। भद्रता, सातिरपना और कृतज्ञता है, ये इनका नहीं है, डायरेक्ट आया कि कौन सी विशेषता लेखक को प्रभावित करती है फ्रांसीसियों की, तो मुलामियत और उन्मुक्ता है वो करती है साहब। आगे देखो इसका क्या है, ये फ्रेंच व्यक्ति बेंच पर सकड़कर क्यों बैठा हुआ था, ठंड के कारण है, कृतज्ञता के कारण है, अनायास है, वह किसी की प्रतीक्षा कर रहा था, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो ये दो चीज है, ये यहाँ पर आया है कि ये रहा देखो, है ना, हाँ, तभी हमारी निगाह पटरियों के किनारे किनारे एकदम सिकुड़कर बैठे अपने शरीर को पूरी तरह से लिहाफ में ढके हुए एक फ्रेंच आदमी पर गई। उसने चेहरा भी ढक रखा था, शायद उसे याचना में संकोच हो रहा हो, है ना, ये भी संभव होता कि उसने ठंड से बचने के लिए भी ऐसा किया हो। तो यहाँ पर दो चीज है, एक तो याचना यानी कि पैसा मांगा जाता है ना, तो कोई दूसरा पहचान नहीं ले इसलिए सिकुड़ कर बैठा है, और दूसरा क्या हो गया, हो सकता है ठंड के लिए भी बैठा हो। तो लेखक यहाँ पर अपने मन के अनुसार बता रहा है कि भाई दोनों में से कोई सा एक कारण हो सकता है। अब यहाँ पर दोनों में से कौन सा कारण दिया है, तो ठंड के कारण है, कृतज्ञता के कारण है, अनायास है, वह किसी की प्रतीक्षा कर रहा था, तो किसी की प्रतीक्षा तो बाप आए नहीं, याचकता है, तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा साहब, ठंड के कारण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठंड के। तो फ्रेंच व्यक्ति बेंच पर सिकुड़कर क्यों बैठा हुआ था, तो ठंड के कारण बैठा हुआ था।
है ना, ठंड लग रही थी, ठंड की वजह से हो सकता है। अगर यहाँ पर आता याचना का आता ऑप्शन, तो हम क्या कर सकते थे, याचना भी कर सकते थे। ठंड की जगह अगर याचना का भाव आता तो याचना की वजह से, या याचना में कोई देख ना ले, याचना का मतलब होता है मांगना, मांगने की स्थिति में बैठना, तो अगर कोई देख ना ले इसलिए वो इस प्रकार से भी बैठ रहा था। तो लेकिन यहाँ पर वो दूसरा ऑप्शन नहीं दिया, तो ठंड का कारण है ना वही हमने कर दिया, जो कि यहाँ पर है कि ठंड से बचने के लिए ऐसा किया होगा। सिकुड़ कर बैठ किस रहा है, ठंड से बचने के कारण भी ऐसा बैठ रहा होगा। फिर देखो आगे हम बात करते हैं इसी गद्यांश में कि लेखक के अनुसार जीवन की काव्यात्मकता को कौन सा कारक प्रभावित कर रहा था। तो भद्रता, लेखक के अनुसार जीवन की काव्यात्मकता को कौन सा कारक प्रभावित कर रहा है। भद्रता, बौद्धिकता, पूंजी का बढ़ता वर्चस्व, जीवन व्यवहार। अब देखो ऐसी बातें कहां पर आई है, काव्यात्मकता वाली बात है ना। तो यहां पर देखो आखिर पूंजी जीवन की काव्यात्मकता को नष्ट करती है, यानी कि आखिर पूंजी जीवन की काव्यात्मकता को नष्ट करती ही है। इसका मतलब यहाँ पर पूंजी के बारे में आ रहा है साहब। तो पूंजी आ रही है क्या, देखो पूंजी का बढ़ता वर्चस्व, पूंजी का बढ़ता वर्चस्व है वो हमारा हो जाएगा। तो लेखक अनुसार काव्यात्मकता को कौन सा कारक प्रभावित कर रहा है, तो पूंजी का बढ़ता वर्चस्व। पूंजी का बढ़ता वर्चस्व का मतलब हो गया पूंजी का महत्व, है ना, पूंजी का ज्यादा महत्व दिया जाना है, वो पूंजी का बढ़ता वर्चस्व हो जाएगा। आगे देखो भाई, भद्रता शब्द से लेखक का अभिप्राय क्या है। तो सौहार्द का भाव है, मित्रता का भाव है, प्रेम का भाव है, संस्कारगत व्यवहार का भाव है। अब भद्रता का मतलब क्या है, तो यहाँ पर देखो भद्रता शब्द आया होगा, है ना। अगर हम इसमें देखेंगे तो भद्रता शब्द का प्रयोग है वो कहाँ पर होता है, सामने काली जगह चारों ओर गुजरने से सड़कों किसी आना जाना लगा रहता था। फ्रांसीसी व्यक्ति काफी व्यस्त थे, हमारी निगाह सड़क के उस पार गई जहां पर चेहरे बदन वाली लंबी युवती गर्दन झुकाकर खास लगाती हुई भीतर एक चोर। देखो ये रहा, मगर बर्दता का तकाजा था, है ना, बदरता का मगर बदरता का तकाजा था, ठीक है ना। हमने ऐसा कुछ व्यक्त नहीं किया। अब देखो इसमें से आगे पीछे हम पढ़ते हैं। यहाँ पर है, मेरे भीतर एक चुहलपन भी, काश हमारे भी विभा जी की भी सिगरेट से सिगरेट सुलाती, तब कुछ ना कुछ तो हमारे अंदर भी जरूर सुलगता, मगर भारतीय भद्रता का तकाजा था, है ना। भद्रता का तकाजा कुछ ऐसा व्यक्त नहीं कर पाए, किया, यह बात माननी पड़ेगी कि फ्रांसीसी में खास तरह की मुलायमियत है, उन्मुक्ता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं साहब कि भद्रता शब्द का लेखक का अभिप्राय क्या है। तो सौहार्द का भाव है, मित्रता का भाव है, प्रेम का भाव है, और संस्कारगत व्यवहार भाव है। तो यहाँ पर बताया गया कि जो भारतीय व्यक्ति होते हैं उनमें अलग ही प्रकार का संस्कार है वो पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर इस चीज का यहाँ पर आया, संस्कारगत भाव है वो आया। देखो मगर भारतीय भद्रता का तकाजा था, तकाजा का मतलब होता अंदाजा था, यानी कि भारतीय जो व्यक्ति हैं अगर कोई भी सिगरेट सिलाता है तो उसमें पूरा मान सम्मान के साथ में वो कार्य करते हैं, तो यहाँ पर ये बताने का प्रयास है वो किया गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, संस्कारगत व्यवहार है वो हो जाएगा। आगे देखो भाई, ये हमारा हो गया पद्यांश। देखो गद्यांश और पद्यांश में क्या अंतर होता है, गद्यांश तो होता है आपका, गद्यांश है उसमें तो नाटक है, निबंध उपन्यास है, इस प्रकार के आते हैं। पद्यांश में क्या आती है साहब, कविताएं आती है। तो पद्यांश में तो रखा जाता है छंद अलंकार रस का, और गद्यांश में क्या रखा जाता है, व्याकरण का ध्यान रखा जाता है। अब देखो हम यहाँ पर पद्यांश में भी हमें वही करना है, क्या करना है भाई, कि पहले हमें पद्यांश को पढ़ने से पहले पद्यांश से कैसे कैसे प्रश्न बन रहे हैं वो हमें ध्यान रखना है। उसके बाद में हम अगर पद्यांश को पढ़ेंगे तो हमारा तो पद्यांश है कम समय में हम आराम से सही आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो हम यहाँ पर बात करते हैं कौन सा प्रश्न पूछा गया, उपयोग गद्यांश पृथ्वी की तनया कुमारी का किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो राम है, सीता है, पृथ्वी है और आकाश है। एक बात तो ये आया प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है इससे, तो यहाँ पर प्रस्तुत गद्यांश में विदेह का अर्थ है वो किसके लिए आया, तो सीता है, जनक है, राम और दशरथ के लिए आया है ना। फिर आगे वाला जो प्रश्न हमारा किससे आया है भाई, तो यहाँ पर आया कि ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत जागी पृथ्वी तनया कुमारी का छवि अच्युत, इन पंक्तियों का अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पर तो इसी का आंसर है ना, इस पंक्तियों को अनुसार ही के देना, हमें आंसर है वो देना है, तो इसको तो हम पढ़ के दे देंगे उस समय। आगे में जो प्रश्न है वो क्या रहा है, तो खग का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो शेर है, गाय है, पक्षी है और फल है, ठीक है। फिर आगे देखो इससे क्या बनने वाला प्रश्न है, तो प्रस्तुत गद्यांश में मलय शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो नभ है, पृथ्वी है, सीता है और समीर है, ये आ जाएगा साहब मलय। इसके बाद में क्या है, हनुमान की पूंछ में तो ये हमारा नया प्रश्न आ गया, ठीक है ना, ये हमारा नया प्रश्न आ जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं साहब इसमें से कैसे कैसे प्रश्न वो बनेंगे, है ना, कैसे कैसे प्रश्न वो बनने वाले हैं। तो देखो ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत
ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत, जागी पृथ्वी तनया कुमारी का छवि अच्युत। देखते हुए निष्प निष्पलक याद आई उपवन, विदेह का प्रथम स्नेह का लतान लतान लतांतराल मिलन, नैनों का नैनों से गोपन प्रिया संभाषण, पलकों का नव पलकों पर प्रथमो उत्थान पतन, कांपते हुए किसले झरते पराग समुदय, गाते खग नव जीवन परिचय तरु मलय वलय, ज्योति प्रपात सर्वज्ञ ज्ञान छवि प्रथम सर्वज्ञ, जानकी नयन कामायनी कामयनी प्रथम कंपन तुरीय। ये जो बताया गया ना, ये यहाँ पर इसका जो भाव है ना वो क्या है, इस ये हमारा जो पद्यांश है, इस पद्यांश का भाव ये है कि जब राम लक्ष्मण है ना कहां पर जाते हैं साहब, यहाँ पर जब धनुष जो प्रोग्राम होता है, धनुष बाण तोड़ने का जो प्रोग्राम होता है, शिव का जो धनुष राम के द्वारा तोड़ा गया था, उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि राम लक्ष्मण दोनों भी कहां पर जाते हैं, वाटिका में जाते हैं। उधर जो सीता है और सीता की जो सखियां है वो भी कहां पर आती है साहब, वाटिका में आती है। अब उनकी राम जब सीता को देखता है, सीता जब राम को देखती है, तो जब पहली बार वन में देखते हैं तो सामने न होकर जो पेड़ पौधे होते हैं, या जो वन है उस वन में जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, उन वन में पेड़ पौधों के उस तरफ से ही उनको देखा जा रहा है। यानी राम ने लक्ष्मण राम है, राम ने सीता को देखा, सीता ने राम को देखा, और प्रथम मिलन में किस प्रकार से एक दूसरे से प्रेम करने लग गए, है ना। किस प्रकार का उनका जो सौंदर्य था, राम और लक्ष्मण सीता, उनका जो सौंदर्य था वो अद्भुत था। तो इसी गद्यांश में यहाँ हमारा जो पद्यांश है, इस पद्यांश में इसी से संबंधित प्रश्न वो पूछ रहे हैं। अब क्या प्रश्न पूछा है भाई, देखो पहला आया कि उपयोग गद्यांश में पृथ्वी तनया कुमारिका किसके लिए है, तो राम सीता पृथ्वी और आकाश, तो यहाँ पर ये सीता के लिए है। अब देखो यहाँ पर पृथ्वी तनया है ना, कहाँ पर आया है, तो जागी पृथ्वी तनया कुमारी का छवि अच्युत, यानी कि ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत, यानी कि जब यहां पर बताया जा रहा है कि यहां पर जब राम लक्ष्मण सीता है वहां पर जा रहे थे, तो ऐसे लग रहा था कि घना अंधकार है। घने अंधकार में भी क्या हो रही है साहब, कि बिजली के समान क्या हो रही है, चमक रही है। बिजली के समान कौन चमक रही है, यहाँ पर सीता जी चमक रही है। जागी पृथ्वी तनया कुमारी का छवि अच्युत, और यहाँ पर जो पृथ्वी तनया यानी कि पृथ्वी की जो पुत्री है कौन है, सीता है। तो सीता के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी जो छवि थी वो इस प्रकार की छवि थी कि सभी का मनमोह मनने वाली थी। तो यहाँ पर पृथ्वी तनी कुमारिका वो किसके लिए आया है साहब, तो यहाँ पर ये आया है आपका सीता जी के लिए आया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया कि पृथ्वी तनया कुमारिका किसके लिए प्रयोग किया गया है साहब, सीता के लिए प्रयोग किया गया है। आगे देखो प्रश्न क्या आया है ना। आगामी जो प्रश्न लेकर बात करें, तो परसों पद्यांश में विदेह का प्रयोग क्या होता है, तो विदेह किसके लिए आया है, तो देखो ये विदेह यहाँ रहा, है ना। देखते हुए निष्कलंक याद आए उपवन, विदेह का प्रथम स्नेह का लतान अंतराल मिलन, है ना, नयनों का नयनों से गोपन प्रिया संभाषण। तो यहाँ पर ये विदेह जो शब्द आया है किसके लिए आया है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ऑप्शन क्या है हमारे पास में, तो सीता है, जनक है, राम है और दशरथ है। तो यहाँ पर विदेह जो शब्द है ना वो किसके लिए आया, राजा जनक के लिए आया है। यहाँ पर विदेह शब्द है ना वो विदेह की जो पुत्री है, इस विदेह राजा जनक है, जनक विदेह की जो पुत्री है वो कौन थी, सीता थी। तो पुत्री तो कौन थी साहब, सीता थी। और विदेह किसके लिए आया है, तो विदेह आया है हमारे पास राजा जनक के लिए। राजा जनक की पुत्री है वो कौन थी, सीता। और विदेह शब्द किसके लिए आया है, जनक के लिए। राजा जनक है उनके लिए आया, सीता के पिता के लिए आया है। आगे देखो, ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत, जागी पृथ्वी तनया कुमारिका की छवि अच्युत। उपयोग पंक्तियों का अर्थ क्या होगा, अंधकार में दिया जलाया गया है, अंधकार में पृथ्वी की छवि बहुत ही सुंदर लग रही है। अंधकार के क्षणों में जैसे बिजली चमकी और पृथ्वी पुत्री की छवि याद आई, और अंधकार में पृथ्वी की गर्जना करने लग गई। तो यहाँ हमारा सही आ जाएगा साहब क्या, अंधकार के क्षणों में जैसे बिजली चमकी और पृथ्वी और पुत्री की छवियां याद आ गई। पृथ्वी और पुत्री की छवियां कौन सी, पृथ्वी तो कौन है, सीता जी की माता, और पुत्री कौन है, सीता जी, उन दोनों की छवियां याद आ गई। तो ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत, जागी पृथ्वी तनया कुमारी का छवि अच्युत। ठीक है ना, ये हमारी इस पंक्ति का क्या हो जाएगा साहब, भावार्थ है वो हो जाता है। आगामी प्रश्न क्या है हमारे पास में, कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर इससे संबंधित कौन से उत्तर है वो देना है। तो खग का पर्यायवाची क्या है भाई, तो शेर है, गाय है, पक्षी है और फल है। तो खग का मतलब क्या होता है, पक्षी होता है। ये जो शब्द बना है किससे बना है, ख और गै से बना है ना। ख और गै से क्या बना आपका, खग बना है। खग किसके लिए आता है, तो खग का मतलब होता है आकाश, और आकाश में क्या होते हैं, पक्षी होते हैं। तो ये पक्षी के लिए आ जाएगा।
ठीक है ना। आकाश और आकाश में क्या हो जाएगा आपका, पक्षी है उसके लिए प्रयोग है वो किया जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर क्या आ जाएगा आपका, पक्षी हो जाएगा साहब। ख का पर्यायवाची शब्द क्या है, पक्षी होने वाला है। तो सही आंसर क्या हो गया आपका, सी हो गया। आगे देखो भाई आगे प्रश्न क्या बन रहा है हमारा, तो प्रस्तुत गद्यांश में प्रयुक्त मलय शब्द का पर्यायवाची किसके लिए आता है, तो नभ है, पृथ्वी है, सीता है और समीर है। समीर का मतलब क्या होता है साहब, मलय का मतलब हवा होती है ना, हवा होती है। और हवा है, इस हवा को क्या बोलते हैं, समीर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मलय, सुगंध मलय, सुगंधित हवा, है ना। वैसे मलय तो पर्वत होता है, लेकिन पर्वत से आने वाली जो हवा है वो हवा के लिए, यहाँ पर मलय शब्द का प्रयोग किसके लिए है, समीर। ये जो समीर यानी कि हवा है उस हवा के लिए आया है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, चौथा विकल्प है वो सही आंसर हो जाता है। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। इस पद में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर वक्रोक्ति है, उपमा है, अतिशोक्ति है और क्या हो जाएगा, सलेश। तो यहाँ पर साहब अतिशोक्ति। अब अतिशोक्ति कहाँ होता है, कैसे होता है, अतिशोक्ति शब्द का मतलब क्या है, ये शब्द आता है अतिशय, शब्द बना है अतिशय धन उक्ति से बना है साहब। अतिशय का मतलब होता है बहुत बड़ा चढ़ाकर, उक्ति का मतलब होता है कथन, यानी कि बहुत बड़ा चढ़ाकर बोला जाने वाला जो कथन है ना वो क्या कहलाता है साहब, अतिशयोक्ति कहलाता है। बहुत बड़ा चढ़ाकर बोला जाने वाला कथन क्या कहलाएगा, अतिशयोक्ति कहलाता है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, कि हनुमान जी जब कहाँ पर जाते हैं साहब, लंका में जाते हैं, और लंका में जाने के बाद में हनुमान जी को पकड़ लिया जाता है और उनकी पूंछ, उस पूंछ में आग लगाने का प्रयास वो किया जाता है। तो उसमें बताया जा रहा है कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। निशाचर का मतलब होता है राक्षस। निशाचर का प्रयोग किसके लिए आया है साहब, ये आया है राक्षस के लिए। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई हनुमान जी की जो पूंछ है, हनुमान जी की जो पूंछ है उस पूंछ में आग ही नहीं लगी, लेकिन उस आग लगने से पहले क्या हो गई, सारी लंका जल गई और वहां के जो वानर है ना वो क्या हो गए साहब, भाग गए। तो अब ऐसा कथन है क्या, ये बहुत बड़ा चढ़ाकर बोला जाने वाला कथन है। भाई पहले तो पूंछ में आग लगेगी, आग में लगने के बाद में हो सकता है कि हनुमान जी की पूंछ जले और उसके बाद में लंका जले, लेकिन यहाँ पर तो पूंछ में आग नहीं लगी, उससे पहले पूरी लंका है वो जल गई और वहां जो वानर है, राक्षस जो रहते थे, वो राक्षस क्या हो गए साहब, भाग गए। तो यहाँ पर होता है साहब अतिशोक्ति अलंकार। अब वक्रोक्ति अलंकार कहाँ होता है, तो वक्रोक्ति अलंकार होता है, ये शब्द बना है आपका किससे, तो वक्रधन उक्ति से बना है। ये बना है वक्रधन उक्ति से बना है वक्रोक्ति। ये काको वक्रोक्ति और सलेश वक्रोक्ति दो प्रकार से इसके जो भेद होते हैं, लेकिन वक्रोक्ति समझेगा। वक्र का मतलब होता है टेढ़ा, इसका मतलब क्या हो जाएगा साहब, टेढ़ा हो जाएगा। और उक्ति का मतलब होता है कथन, यानी कि कथन की विलक्षणता या कथन का टेढ़ापन, कि लेखक या वक्ता है जो बोलने वाला है वो कुछ और बोले और सुनने वाला जो श्रोता है उसका अलग ही अर्थ निकाले, तो वो क्या कहलाता है आपका, वो वक्रोक्ति कहलाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वक्रधन उक्ति से क्या बन जाएगा, वक्रोक्ति। वक्र का मतलब टेढ़ा होगा, उक्ति का मतलब कथन हो गया, यानी कि कथन के टेढ़ापन है वो क्या कहलाएगा आपका, वक्रोक्ति कहलाता है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कथन का कोई टेढ़ापन नहीं है, यहाँ पर जो बोला जा रहा है, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है तो वो अतिशोक्ति रूप में बोला जा रहा है, यानी कि किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर बोला जा रहा है। ये हो गया। उपमा में क्या होता है साहब, यहाँ पर उपमेय और उपमान होता है। उपमेय का मतलब हो गया कर्ता, और उपमेय का, उपमान का मतलब होता है उसकी विशेषता, यानी कि कर्ता को उपमा को उपमेय ही बना दिया जाए, उपमा को उपमेय बना जाने का जाए या उपमा को उपमान के समान दर्शाने का कार्य किया जाए, वो उपमा होता है। उपमेय को उपमान के समान दर्शाने का कार्य किया जाए वो कहाँ होगा, उपमा होगा। और सलेश का मतलब होता है चिपकना, यानी कि एक ही शब्द में कई अर्थ चिपकते रहें। जैसे रेमन पानी राखे, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती माना सून। तो पानी शब्द इसका इज्जत भी होता है ना, इसी का क्या हो जाएगा साहब, मोती भी हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मान सम्मान या जल भी हो जाता है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर इस प्रश्न, इस जो पंक्तियां हैं उसमें हमारा कौन सा अलंकार हो गया, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अतिशय धन उक्ति से बना। अतिशय का मतलब होता है बहुत बड़ा चढ़ाकर, उक्ति का मतलब हो गया कथन, यानी बहुत बड़ा चढ़ाकर बोला जाने वाला कथन होगा वो क्या कहलाएगा, अतिशयोक्ति कहलाता है। इसके बाद देखो, रूपक अलंकार में उपमान है ना, डैश डैश पर अभेद आरोप की होता है। सही विकल्प क्या है, तो उपमेय का होता है, वाचक शब्द का होता है, समान शब्द का होता है या पर्यायवाची शब्द का होता है। तो उपमा पर उपमेय का अभेद आरोप होता है, उपमेय पर, उपमान पर उपमेय का अभेद आरोप होता है। किसमें, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की विशेषता है, रूपक अलंकार क्या हो जाएगी, विशेषता। उपमेय का मतलब क्या हो गया साहब, कर्ता, और कर्ता को क्या कर दिया जाए, कर्ता की विशेषता। ये उपमान का मतलब होता है विशेषता, इसका मतलब क्या हो जाएगा साहब, विशेषता हो जाएगा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कर्ता है, यानी कि रूपक अलंकार में उपमान यानी कि विशेषता पर, विशेषता का उपमेय पर अभेद आरोप वो किया जाता है। तो यानी कि इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये उपमा रूपक है ना,
तो यहाँ पर रूपक में चार, इसके चार वो क्या होते हैं साहब, अंग होते हैं। उपमेय होता, उपमान होता, वाचक शब्द होता है, क्या नाम है आपका, उपमेय होता, उपमान होता, वाचक शब्द होता है, और समानार्थी समान धर्म है या समान धर्म वो होता है। तो यहाँ पर ये जो बात है ना वो किसके लिए है साहब, उपमेय के लिए प्रयोग है, वो ही है। देखो, निसी दिन बरसत नैन हमारे में कौन सा रस है। निश्चित दिन, निश्चित दिन, निश्चित का मतलब होता है रात। यहां पर देखो, निशी का मतलब क्या हो जाएगा साहब, रात हो जाएगा। दिन का मतलब क्या होता है, दिन होता है। बरसत का मतलब होता है बरसना, बरसना। नैन का मतलब क्या हो जाएगा भाई, नेत्र या आंख हो जाएगी, क्या हो जाएगी, आंख हो जाएगी, है ना। नैन हमारे में कौन सा रस है। देखो अब यहाँ पर क्या बताया कि रात और दिन हमारी आंखों से क्या बरसते रहते हैं, आंसू बरसते रहते हैं। अब आंखों से आंसू कब बरसेंगे साहब, तो जब संयोग श्रृंगार होगा, यानी कि अपना प्रिय अगर पास में होगा तब बरसेंगे क्या, या वियोग श्रृंगार यानी कि अपना प्रिय हमसे दूर होगा तब बरसेंगे क्या, है ना। करुणा होगी या वीरता के भाव, तो यहाँ पर होगा साहब वियोग श्रृंगार, यानी कि जब हमारा प्रिय हमसे दूर होगा, उसकी याद आएगी, याद आएगी तो आंखों में क्या आएंगे साहब, आंसू आएंगे। तो यहां पर बताया कि निस दिन, रात और दिन, बरसत, बरसत का मतलब बरसता था हमारे नेत्रों नैनों से, क्या बताते हैं साहब, यहाँ पर आंसू है वो आंसू बरसते रहते हैं। तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार का प्रयोग हुआ है भाई, ठीक है ना। ये वियोग श्रृंगार का क्या हो जाएगा, आपका उदाहरण हो जाता है। अर्ध का विलोम क्या होगा, तो अर्ध का मतलब आधा है क्या, अर्ध का मतलब ही आधा होता है। इस अर्ध का मतलब क्या होता है साहब, आधा होता है। अब आधा है तो इसका मतलब यहाँ पर आधा है, तो ये आधा तो समानार्थी हो गया। आधा को क्या बोल सकते हैं, अधूरा भी बोल सकते हैं, है ना, इसको क्या बोल सकते हैं, भाग भी बोल सकते हैं। लेकिन पूर्ण, पूर्ण का मतलब तो क्या होता है साहब, पूरा होता है। तो पूर्ण का क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। अर्ध का मतलब क्या होता है, आधा होता है, तो यहाँ पर पूर्ण हो जाएगा साहब इसका, है ना। आधा का पूरा होगा, अधूरा का भी पूरा होगा, भाग है उस भाग का भी क्या होगा साहब, आपका संपूर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। तो अर्ध का क्या हो जाएगा, विपरीत क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। अर्ध का मतलब आधा है, पूर्ण का मतलब पूरा हो जाएगा। इसके बाद देखो कि सूची ए का सूची दो से मिलान कीजिएगा साहब। सूची एक में कुछ शब्द दे रखे हैं, सूची दो में उसका विलोम शब्द दे रखा है। देखो सुख, अब सुख का विलोम शब्द क्या होता है साहब, दुख होता है, ठीक है ना। अब एक में चार, तो अगर एक में चार देखो यहाँ पर एक में मिल गया, है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो गया साहब, ये हो गया। अगर यहाँ एक में नहीं मिलता है तो जीवन का विपरीत क्या होता है साहब, मरण होता है। तो हम देख लेंगे भाई दो में क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए। देखो दो में एक ही जगह आ रहा है, ठीक है ना। फिर हम क्या देखेंगे, प्रवाह। प्रवाह का क्या होता है साहब, अवरोध होता है। प्रवाह का मतलब बहना होता है, अवरोध का मतलब बाधा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर तीन में क्या आ रहा है साहब, आपका दो आ रहा है, तो तीन में देखो दो यहीं आ रहा है, और यहाँ पर बचा कौन सा, तो यहाँ पर बचा नया। नया का क्या हो जाएगा, पुराना। अब जरूरी नहीं है कि आपको पहला ही आए, दूसरा ही आए, तीसरा आए, कोई सा भी एक दो आ जाए। तो ऑप्शन देखो, और ऑप्शन देखते अगर पहले ऑप्शन कट गया ना, हमारा पहला ऑप्शन में आ गया ना, जैसे कि हमने देखा कि सुख का दुख हो गया। अब सुख का दुख एक है, एक में चार, अब एक में चार एक ही जगह है, इसका मतलब हमारा आंसर यही हो गया। अब डायरेक्ट सबको नहीं मिलाना आपको, यहाँ पर सभी को मिला मिला के नहीं देखना आपको, क्योंकि एक में ही चौथा ऑप्शन एक में ही है, हमें आगे बढ़ जाना है, बस इसमें टिक किया आगे बढ़ गए। अब क्योंकि हमें समय तो बचाना है, समय बचाएंगे तभी तो पता चलेगा कि हमारा पूरा सिलेबस है या पेपर है, उस पेपर को हम अटेंड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, 40 क्वेश्चन हम कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि यहाँ पर हमने आपने ऐसे कर लिया। इसके बाद देखो पुल्लिंग शब्दों का चयन कीजिएगा। अब यहाँ पर हमें पुल्लिंग शब्द बताना साहब, तो पक्षी आ गया, कोयल आ गया, बटेर आ गया, टोली आ गया, खटमल आ गया। अब यहाँ पर आ रहा है केवल एक, यानी कि पक्षी है क्या, ऑप्शन आया ए और ई, यानी कि पक्षी और क्या आ जाएगा साहब, खटमल, दो हो गया। केवल बी और सी, यानी कि कोयल और क्या आ गया साहब, आपका टोली आ गया, कोयल और बटेर आ गया। केवल डी और ई, केवल डी का मतलब हो गया टोली, और क्या आ गया साहब, आपका खटमल आ गया, ठीक है ना। क्या आ जाएगा साहब, आपका ये आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा साहब, इसका हो जाएगा एक तो पक्षी है और एक क्या हो जाएगा आपका खटमल। पक्षी और खटमल ये दोनों है क्या साहब, आपका पुल्लिंग शब्द है। जबकि कोयल स्त्रीलिंग में, बटेर भी क्या है आपका, बटेर है, बटेर है। तो अब यहाँ पर इस प्रकार का जो है कि दोनों विकल्प है ना, उसमें सिर्फ पुल्लिंग पुल्लिंग का प्रयोग होना चाहिए। तो पुल्लिंग और पुल्लिंग का प्रयोग पक्षी और खटमल है ना, ये हमारा ऑप्शन हो गया इसमें। यानी कि अगर इसमें भी कोई अगर पुल्लिंग है तो पुल्लिंग का तो उसका दोनों पुल्लिंग नहीं आ रहे, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया भाई, ये हो गया ए और सी वाला विकल्प वो सही आंसर हो गया। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की श्रेणी में नहीं आता, स्त्रीलिंग की श्रेणी में नहीं आता साहब, तो मंडली है, सेना है, कुटुंब है और टोली है। इसमें ये आपको बताना मंडली है, सेना है, कुटुंब और टोली है। तो एक बात ध्यान रखना, जब भी आपका इस प्रकार के शब्द आए ना, स्त्रीलिंग शब्द आए, स्त्रीलिंग शब्द आए, तो एक चीज ध्यान रखना, अगर आ जाए या ई आ जाए तो वहां पर संभावना है कि वो स्त्रीलिंग शब्द ही होगा। कैसे होगा, जैसे आता है छात्रा, है ना, छात्रा आता है, जैसे शब्द आता है सूता, जैसे शब्द आता है साहब अनुजा, है ना, अनुजा।
देखो छात्र से क्या बन गया, छात्रा, छात्र पुल्लिंग है, छात्रा स्त्रीलिंग हो गया। सूत, सूत का मतलब होता है पुत्र, और सूता का मतलब क्या हो जाएगा साहब, पुत्री हो जाएगा। अनुज का मतलब होता है छोटा भाई, अनुजा का मतलब क्या हो जाएगा, छोटी बहन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो आ का प्रयोग हो रहा है क्या, तो देखो अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन हमारा वैसे भी कट गया। एक ही देखो ई से बनने वाले उदाहरण भी क्या होते हैं, मोस्टली स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। कैसे, जैसे कि अगर शब्द आता है, जैसे शब्द आता है साहब नारी, देखो ई का प्रयोग हो गया। देखो जैसे शब्द आ गया साहब स्त्री, आ गया क्या, जैसे देखो शब्द आ गया देवी, आ गया क्या अंत में, जैसे शब्द आता है पत्नी, आ गया क्या अंत में, जैसे शब्द आता है हमारे पास में क्या, श्री, देखो आ गया क्या, जैसे शब्द आता है हमारे पास में मही, यानी कि जब भी स्त्रीलिंग शब्द होगा अंत में क्या आ रहा है साहब, दीर्घ ई का प्रयोग हो रहा है। तो अब देखो यहाँ पर मंडली है ना, तो यहाँ पर देखो ये आ गया। ऐसे देखो सेना, यहाँ पर आ गया है ना। ऐसे देखो टोली, यहाँ पर ये आ गया। कुटुंब है, यहाँ पर तो क्या आ रहा है आपका ए का प्रयोग हो रहा है। तो ऐसे भी हम ऑप्शन काट सकते हैं, ऐसे भी हमारे ऑप्शन है वो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास करेंगे आराम से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा कौन सा शब्द स्त्रीलिंग श्रेणी में नहीं है, तो कुटुंब शब्द है ना वो स्त्रीलिंग नहीं है साहब, और बाकी शेष है ना, मंडली हो, सेना हो, टोली हो, ये शब्द स्त्रीलिंग की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद देखो इनमें से कौन सा विकल्प गधा का पर्यायवाची नहीं है, गधा का पर्यायवाची नहीं है साहब, गधा का पर्यायवाची नहीं है। तो एक तो आया गदर्भ, एक आया खर, एक आया अमरस, है ना, अमरस आया, और एक क्या आया साहब आपका दूसर है। अब गदर्भ का मतलब होता है गधा, और गधा है ना, गधा का कौन कौन सा है, तो गधा, गधा को गदर भी बोला करते हैं, खर भी बोला करते हैं, दूसर भी बोलते हैं। अमरस, अमरस का मतलब होता है क्रोध, इस अमरस का तो मतलब क्या हो जाएगा साहब, क्रोध है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर अमरस का मतलब हो गया साहब क्रोध, तो ये क्रोध के लिए आया है। ये किसके लिए आया है, अमर शब्द है ना वो किसके लिए आ रहा है आपका, क्रोध के लिए आ रहा है। जबकि गदर्भ है, खर है और दूसर है, ये शब्द किसके लिए आ गए हमारे, तो ये आ रहे हैं आपके गधा का पर्यायवाची। और अमरस का मतलब क्या हो जाएगा, क्रोध, तो ये क्रोध का पर्यायवाची है। जबकि गदर्भ, खर और दूसर ये सभी शब्द किसके आगे, गधा के पर्यायवाची बन गए भाई, गधे के पर्यायवाची बन गए। आगे देखो भाई सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना हमें। अब यहाँ पर तो शब्द दे रखा, इधर क्या दे दिया साहब, पर्यायवाची दे दिया। अब एक चीज ध्यान रखनी है, कोई जरूरी नहीं है कि हम पहले से ही हम क्या करें, उनको मिलाएं। देखो पंकज है ना, पंकज को अगर देखा जाए तो कमल होता है। अब अगर आपने एक को मिलाया कि बी में क्या आना चाहिए साहब, 3 आना चाहिए, तो देखो बी में 3 है ना, एक तो इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों में से आंसर है हमारा। फिर हमने देखा नभ, अब नभ है ना, निशा, निशा का मतलब क्या होता है साहब, तो यहां पर हो गया साहब पंकज का मतलब कमल हो गया, निशा का मतलब क्या होता है, रात्रि होता है। तो यानी कि 4 में क्या आना चाहिए, 4, तो देखो 4 में 4 एक ही जगह रहा है, तो ये लो साहब आंसर हो गया। अगर हमें मिल गया कि धरती को क्या बोलते हैं, तो धरती को साहब पृथ्वी बोलते हैं, अगर ये याद हो गया तो वैसे कर सकते हैं। नभ को क्या बोलते हैं, आकाश बोलते हैं। तो यानी कि कोई सा भी आपको क्या करना है, कोई सा भी जो 4 विकल्प है उनमें जो आपको ठीक लगे उसी को क्या करना है, आपको चयन कर देना है। आपको लग रहा है कि इस प्रकार से हो रहा है, हम कर लिया हमने, है ना, इस प्रकार से हो रहा तो आपने क्या कर लिया, पहले से लग गया कि यहाँ पर धरती आया, धरती को क्या बोल सकते हैं, पृथ्वी बोल सकते हैं क्या, चलो सब हो गया। पंकज को कमल बोल सकते हैं क्या, ये भी हमारा आ रहा था। नभ को आकाश बोलते हैं क्या, निशा को रात्रि बोलते हैं क्या। तो आपको चारों नहीं मिलाना, एक ऑप्शन मिलाओ, एक से अगर ऑप्शन करे, जैसे धरती है, धरती का पृथ्वी होता है। अब एक में 2 विकल्प वाले कितने आ गए, 3 आ गए, इसका मतलब है कि पहले के आधार पर नहीं निकल रहा आंसर, है ना। फिर आया पंकज का मतलब कमल होता है, तो 2 में क्या आना चाहिए साहब, 3 आना चाहिए। अब 2 में 3 है ना, यहाँ और यहाँ 2 में आ रहे हैं। फिर हमने देखा कि नभ का मतलब आकाश होता है क्या, तो नभ का मतलब आकाश, तो 1 में आया, इधर तो 4 आ गया, तो यह हमारा आंसर हो गया। और निशा को रात्रि होता है, तो ये, तो इस प्रकार से किसी भी 4, किसी से भी हमारा ऑप्शन जहां कटना शुरू हो जाए, ऑप्शन कट जाए, वहीं आपको क्या करना है, रुक जाना है, ठीक है ना। तो ये हो गया साहब। आगे देखो तप करने वाला है, तप करने वाले के लिए क्या होगा, कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे, तो तपस्या है, तपस्वी है, यशस्वी है, मनस्वी है, और दिए गए विकल्प में सही उत्तर का चयन करिएगा। तो तप करने वाला क्या कहलाता है, तपस्वी कहलाता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी आंसर हो गया। तप करने वाला क्या कहलाएगा, तपस्वी कहलाता है। और तपस्या क्या होता है, तो तपस्या तो होती है, लेकिन तपस्या को करने वाला पूछा गया है, तो तपस्या को करने वाला क्या हो जाएगा, तपस्वी हो जाएगा, है ना। और यशस्वी, यश को प्राप्त करने वाला, मनस्वी मनुष्य जीवन को जीने वाला या मनुष्य जीवन पे विजय प्राप्त करने वाला, मनस्वी हो जाएगा। और तप करने वाला क्या कहलाएगा, आपका तपस्वी कहलाएगा। तो हमारे पास में तो तपस्वी था। आगे आ रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिएगा। अब यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 है, उससे मिलान करेंगे। अब सूची में क्या पूछा जा रहा है कि जल में जन्म लेने वाला होता है, तो जल में जन्म लेने वाला क्या कहलाएगा, आपका जलज कहलाएगा। इसका मतलब 1 है, इस 1 में क्या आ गया साहब, आपका 3 आ गया। अब 1 में 3 आ रहा है कि कहीं पर भी, ये लो साहब 1 में ही आ रहा है, हमारा ऑप्शन कट गया। अगर हमें याद नहीं रहा कि अंडे से जन्म लेने वाला क्या कहलाता है साहब, अंडज कहलाता है। अगर ये हमें याद है, अगर ये अंडे से जन्म लेने वाला का याद है, तो हम कर देंगे अंडे से जन्म लेने वाला, यानी कि 2 में क्या होना चाहिए साहब, 1 होना चाहिए। देखो 2 में 1 है ना, वो कहां पर मिल रहा है, एक तो यहां पर मिल रहा है और एक यहां पर मिल रहा है,
आपको ये भी याद नहीं रहा, जो बहुत बोलता है उसको क्या बोला करते हैं साहब, वाचाल बोला करते हैं। तो भाई सी में क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो देखो सी में 4, तो एक तो यहाँ आ गया, एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ और यहाँ आ रहा है। इसका मतलब है कि सी में 4 आ गया, तो हमारा ऑप्शन फिर कौन सा कटा, एक ये रही है, बस ऐसे ऑप्शन कट गया हमारा। तो ऐसे भी कर सकते हैं। और जो नष्ट न होने वाला हो तो वो क्या कहलाएगा, आपको जो नष्ट होने वाला हो नश्वर कहलाएगा। यानी जो नष्ट होने वाला होता है, जो नष्ट होने वाला नश्वर कहलाएगा, जो हमेशा रहने वाला वो क्या कहलाएगा, आपका शाश्वत कहलाता है। तो नष्ट होने वाला है नश्वर है, उसके लिए प्रयोग हो जाएगा। तो जल में जन्म लेने वाला जलज हो जाएगा, अंडे में जन्म लेने वाला अंडज हो जाएगा, जो बहुत बोलता है वाचाल हो जाएगा, और जो नष्ट होने वाला हो वो क्या कहलाएगा, नश्वर कहलाता है। इस प्रकार से हमारे 4 विकल्प हैं, ऐसे हम आंसर कर सकते हैं। घन का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अब ध्यान रखने का, इस प्रकार का जब प्रश्न आएगी है या नहीं है, इन प्रकार के प्रश्नों को आपको ठीक से पढ़ना होगा। अब पूछा गया कि भाई घन, घन का मतलब बादल होता है। अब घन का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है, तो बादल है, घना है, घनिष्ठ है, और क्या होता है साहब, हथौड़ा है ना। घन का क्या मतलब नहीं होता है, तो बादल का बादल भी होता है, घना भी होता है, हथौड़ा भी होता है, लेकिन घनिष्ठ नहीं होता। घन का मतलब घनिष्ठ नहीं होता। घनिष्ठ का तो मतलब क्या होता है, प्रिय होता है। घनिष्ठ का मतलब तो क्या हो जाएगा आपका, प्रिय होता है। ये तो हो जाएगा साहब आपका प्रिय। घनिष्ठ का मतलब तो क्या होता है, प्रिय होता है। तो यहाँ पर घन का पर्यायवाची पूछा गया, अनेकार्थी पूछा गया। अनेकार्थी क्या होते हैं, अनेकार्थी शब्द होता है अनेक धन अर्थ धन ई। अनेक धन अर्थ धन ई से क्या बनता है आपका, अनेकार्थी बनता है। तो यानी कि एक शब्द होगा, एक शब्द के अनेक अर्थ निकलेंगे, अलग अर्थ निकलेंगे, क्या होगा, अनेकार्थी होगा। तो घन का बादल भी होता है, घन भी होता है, और हथौड़ा भी होता है ना। बादल भी होता है, घना भी होता है, हथौड़ा भी होता है। घनिष्ठ नहीं होता, घनिष्ठ का मतलब तो प्रिय होता है। तो यहाँ हमारा इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे देखो, अंग शब्द जिस अर्थ में प्रयुक्त होता है असंगत युग्म चुनने का। अब देखो अंग जो शब्द है ना, अंग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारे पास में आया अंग, और अंग शब्द का है ना प्रयोग है ना, वो किस किस अर्थ में प्रयोग होता है। तो अब यहाँ पर 4 विकल्प हैं, 4 विकल्प का मतलब हो गया बस, अब तीन तीन विकल्प हैं। अब 3 विकल्प में ऐसे है कि जहां पर किसी में तो होगा और किसी में नहीं होगा। देखो अब पूछा गया कि असंगत, देखो अंग को क्या बोलते हैं, शरीर का अंग बोल सकते हैं क्या, विशेष भाग बोल सकते हैं, हिस्सा बोल सकते हैं। इसका मतलब ये तो सही है। पूछ क्या रहा है, असंगत, यानी कि अंग का प्रयोग किसमें नहीं होता है। सामान्य है, भाग है, वर्गीकरण है। वर्गीकरण है, भाग है, और बंटवारा है। तो देखो यहाँ पर है ना, अंग का मतलब सामान्य भाग नहीं होता, वर्गीकरण तो होता है। तो हमारा आंसर यही हो गया, वर्गीकरण भाग है और बंटवारा है। ठीक है, तो यहाँ पर शरीर का अंग हो जाएगा, विशेष भाग हो जाएगा, हिस्सा हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, वर्गीकरण हो जाएगा, भाग हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी आंसर हो जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी विकल्प हो जाता है भाई। निम्नलिखित में से वर्तने की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। अब शुद्ध शब्द पूछा गया, इसका मतलब है कि हमें बताना होगा कौन सा शब्द शुद्ध है। तो रचयिता है, पारलौकिक है, पूज्य है, और श्रेष्ठ है। अब यहाँ पर देखिए इसके 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं क्या, नहीं दे रखे हैं। इसका मतलब शुद्ध शब्द हमें बताना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो जाएगा शब्द ये सही, पारलौकिक है। अब पारलौकिक कैसे है, ये शब्द बना है पार धन लोक धन इक से बना है। पार धन लोक धन इक से बना है, क्या हो गया आपका, पारलौकिक हो गया। ठीक है ना। अब देखो रचयिता शब्द है ना, अशुद्ध है। अब ये कैसे होता तो शुद्ध होता, तो ये रचयिता ऐसे लिखा जाता तो शुद्ध होता। रचयिता शब्द हमारा इस प्रकार से होता तो क्या माना जाता भाई, शुद्ध माना जाता। ऐसे देखो पूज्य शब्द है ना, वो कैसे होता, तो पूज्य ऐसे होता। कैसे होता भाई, पूज्य शब्द है ना, वो इस रूप में होता तो क्या माना जाता भाई, शुद्ध होता। कौन सा, ऊ बड़ा वाला। श्रेष्ठ जो शब्द है ना, वो कैसे होता, तो श्रेष्ठ शब्द ऐसे होता तो क्या माना जाता भाई, शुद्ध माना जाता। यानी कि ठय होता, टय नहीं होता। इस रूप में होते तो क्या हो जाते, ये शब्द शुद्ध हो जाते। तो यहाँ पर पूछा कि वर्तनी दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। शुद्ध शब्द कौन सा, तो एक ही है, पारलौकिक शब्द यही शुद्ध है, बाकी तीनों गलत है। रचयिता ऐसे होता तो सही था, पूज्य ऐसे होता तो सही था, श्रेष्ठ ऐसे होता तो सही माना जाता। इसके बाद देखो नीचे दिए गए 2 कथन है, एक अभिकथन है के रूप में लिखित है, तो दूसरा उसके कारण है के रूप में है। अब देखो यहाँ पर हमें एक तो प्रश्न है, और उसी का क्या है, उस एक कथन है, उस कथन का समर्थन या विरोध करने वाला दूसरा कोई भी कथन हो सकता है। देखो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो अपना रूप मूल रूप में हिंदी भाषा में आ गए हैं, उनको तत्सम शब्द कहते हैं, है ना। आग तत्सम शब्द है, ठीक है। तो यहाँ पर अब बताना भाई, अब आग तत्सम शब्द है या तत्सम शब्द है, तो देखो यहाँ पर है। अब ये प्रश्न गलत हो गया, आग है ना, तत्सम शब्द नहीं है। आग है ना, ये तो तद्भव शब्द है। ये तो क्या है भाई, तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होगा, तो तत्सम शब्द होगा अग्नि। अग्नि होता तो क्या होता, तत्सम होता। लेकिन आग तो क्या है, तद्भव शब्द है। तो यहां पर पूछा गया कि ये क्या है, कि आग तत्सम शब्द है क्या, ये गलत हो गया।
तो संस्कृत भाषा के वे शब्द अपने मूल रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग आ जाते हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। ये बात सत्य है। यानी कि अगर अग्नि लिखा जाता तो ये तत्सम होता, और हिंदी में संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द जो अपना रूप परिवर्तन किए बिना हिंदी में प्रयोग हो जाते हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पर अग्नि हो जाता, आग की जगह अगर अग्नि प्रयोग करता तो सही था। तो यहाँ पर आया कि आग तत्सम शब्द है, तो ये तो तत्सम शब्द नहीं, ये सब ये तद्भव है। इसका मतलब क्या हो गया, एक पहला कथन तो सही हो गया और दूसरा कथन क्या हो गया, गलत हो गया। तो ए और बी दोनों सत्य हैं, ए आर की सही व्याख्या करता है, गलत है बात। ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य है लेकिन आर गलत है ना। ए सत्य है लेकिन आर गलत है, तो यही हमारा आंसर हो गया। ए में कौन सा कथन, ये कथन तो सत्य है, लेकिन आर जो कथन है ना, ये गलत हो गया। तो एक कथन सत्य है और आर कथन क्या हो गया साहब, असत्य है। इस प्रकार से हमारा सही आंसर क्या हो गया आपका, ये हो जाता है तीसरा विकल्प। आगे देखो, फुनंगी किस प्रकार का शब्द है। फुनंगी कैसे है भाई, तो तद्भव शब्द है क्या, देशज शब्द है क्या, तत्सम शब्द है क्या, या विदेशी भाषा का शब्द है क्या। तो फुनंगी शब्द बताना है भाव। फुनंगी शब्द है ना, प्रयोग किसके लिए होता है, तो साहब ये देशज शब्द है फुनंगी। फुनंगी किसके लिए आता है, तो ये आता है साहब पुष्प के लिए। पुष्प या फूल है, पुष्प या फूल का अग्रभाग, अग्रभाग है उसको क्या बोला करते हैं, फुनंगी बोला करते हैं। तो ये देशज शब्द है, देशज शब्द में शामिल कर लिया जाता है इसको, है ना। देशज शब्द में क्या करते हैं साहब, फुनंगी को देशज शब्द वो माना गया है। आगे देखो, जन्म तिथि के अनुसार साहित्यकारों के वरीयता के रूप में देखो, पहले जन्म किसका हुआ, फिर उसके बाद किसका हुआ, फिर किसका हुआ। तो देखो सबसे पहले तो मीराबाई का था साहब, सूरदास है, निर्मल वर्मा है, भारतेंदु है, महावीर प्रसाद द्विवेदी है। तो देखो यहाँ पर है ए विकल्प है ना, ए विकल्प आ गया, है ना। या अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर जो मीराबाई है और सूरदास है, ये दोनों कहाँ के हैं, भक्ति काल के, भक्ति काल के कवि हैं। अब यहाँ पर सूरदास तो पहले आते हैं, उसके बाद में क्या आती है साहब, मीराबाई आती है, फिर क्या आएगी, मीराबाई आएगी। मीराबाई के बाद में क्या आते हैं, तो मीराबाई के बाद में आते हैं हमारे पास में, मीराबाई के बाद में आ जाएंगे भारतेंदु, भारतेंदु के बाद में क्या आते हैं साहब, तो यहाँ पर आ जाएंगे 4 नंबर पे आ जाएंगे आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी, और ये आपके आ जाएंगे साहब 5 नंबर पे, कौन, निर्मल वर्मा। इसका मतलब है कि एक न, पहले बी आएगा फिर ए आएगा, तो बी ए, तो बी ए के ऑप्शन में है, ये लो पहला ही ऑप्शन आ गया। तो पहले ऑप्शन में क्या आ गया साहब, यहाँ पर सूरदास आ गया, फिर उसके बाद मीराबाई आती है, मीराबाई के बाद में क्या था आपका, तो फिर आ जाएगा भारतेंदु है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी है, निराला, इस प्रकार से आ जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जन्म तिथियों के अनुसार इनका जो सही क्रम वो क्या होने वाला है। तो यहाँ हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, आगामी देखो, गबन उपन्यास के लेखक कौन है, तो ये गबन उपन्यास है वो मुंशी प्रेमचंद का। गबन उपन्यास कब लिखा गया, है ना, गबन उपन्यास है वो कब लिखा गया, तो 1933 ईस्वी में, 1933 ईस्वी में ये गबन है वो लिखा गया था। गबन उपन्यास किससे संबंधित है, तो यहाँ पर महिलाओं का आभूषण प्रेम, महिलाओं के आभूषण प्रेम से संबंधित है, महिलाओं के आभूषण प्रेम, महिलाओं के आभूषण प्रेम से संबंधित है साहब, कि महिलाएं किस प्रकार से आभूषणों से प्रेम करती है और आभूषणों को किस प्रकार से वो छिपा लेती है, उससे संबंधित है हमारा गबन उपन्यास, जो 1933 ईस्वी में आया था। किसका है, मुंशी प्रेमचंद का है। आगामी देखो, देखिए 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है और उसका दूसरा रूप इसका कारण है, यानी कि एक तो कारण हो जाएगा, एक प्रश्न हो जाएगा, उसका कारण हो जाएगा। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि हैं। देखो प्रसिद्ध कवि नहीं है साहब, ये तो उपन्यासकार हैं। प्रेमचंद तो क्या थे, उपन्यासकार हैं, उपन्यासकार के रूप में क्या है साहब, प्रेमचंद तो प्रसिद्ध है। मुंशी प्रेमचंद किसके रूप में प्रसिद्ध है, उपन्यासकार, उपन्यास सम्राट कहा जाता है। तो कवि जो कविता करता है वो तो कवि कहलाता है, और जो कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, इस प्रकार का लिखता है वो गद्यकार कहलाता है। तो मुंशी प्रेमचंद को तो हिंदी साहित्य के उपन्यास में क्या कहलाता है, उपन्यास सम्राट कहलाता है। उपन्यास सम्राट की उपाधि वो दी गई है, उपन्यास सम्राट है वो कहलाते हैं, उपन्यास सम्राट कहलाते हैं कौन, मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद का गोदान उपन्यास हिंदी का कालजयी उपन्यास है, ये बात तो सही है। प्रेमचंद जी ने गोदान उपन्यास लिखा गया 1936 में, 1936 ईस्वी में उनका उपन्यास लिखा गया, और आज भी हिंदी साहित्य के प्रत्येक जो व्यक्ति है वो उस उपन्यास, गोदान उपन्यास उसको पढ़ता भी है और उससे कई आनंद की अनुभूति भी करता है। तो यहाँ पर आया भाई, अब आया कि ए और आ दोनों सत्य हैं, आर एक की सही व्याख्या करता है, भाई ए तो गलत हो गया, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, ए असत्य है ना, और आर क्या है साहब, सत्य है। तो यहाँ हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा।
तो प्रेमचंद हिंदी के प्रसिद्ध कवि नहीं है, उपन्यासकार है ना, उपन्यास सम्राट कहलाते हैं। और प्रेमचंद का गोदान उपन्यास हिंदी की कालजयी उपन्यास है, यानी कि कालजयी का मतलब होता है ऐसा उपन्यास जो हर काल और परिस्थिति में पढ़ा जाए, है ना, और वहां पर भी क्या अपनी प्रसिद्धि को प्राप्त करता रहे, वो कालजयी कहलाता है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगामी देखो, आधिकारिक पत्र लेखन से आधिकारिक पत्र लेखन में सम्मिलित नहीं है साहब। तो माता पिता की फीस की सहायता हेतु लिखा गया पत्र। आधिकारिक पत्र का मतलब हो गया अधिकारियों के मध्य पत्र लिखने की जो प्रक्रिया वो क्या कहलाएगी, आधिकारिक पत्र कहलाता है। तो अब आधिकारिक पत्र में क्या शामिल नहीं किया जाता है, तो माता पिता के फीस की सहायता हेतु लिखा गया पत्र, पहला ऑप्शन। पुलिस अधीक्षक को लिखा गया शिकायती पत्र है। अखबार के संपादक का लिखा गया सूचनात्मक पत्र है। और क्या जाएगा, कार्यालय में छुट्टी के लिए दिया गया आवेदन पत्र है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साहब, माता पिता के द्वारा जो लिखा गया फीस की सहायता हेतु लिखा गया जो पत्र है ना, वो कौन सा नहीं होता है, आधिकारिक पत्र नहीं होता है। वो कौन सा नहीं होगा, आधिकारिक पत्र नहीं होगा। वो कौन सा हो सकता है, प्रार्थना पत्र हो सकता है। तो माता पिता की फीस की सहायता हेतु लिखा गया पत्र कौन सा कहलाएगा, तो ये तो आता है प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र की श्रेणी में शामिल होता है, प्रार्थना पत्र। ये क्या कहलाएगा आपका, प्रार्थना पत्र कहलाता है। जबकि पुलिस अधीक्षक को लिखा गया शिकायती पत्र कार्यालय आधिकारिक पत्र है, अधिकारियों के मध्य होता है। अखबार के संपादक द्वारा लिखा गया सूचनात्मक पत्र, ये भी आधिकारिक पत्र की श्रेणी में आ जाएगा। और कार्यालय की छुट्टियों के लिए दिया गया आवेदन पत्र, ये भी क्या हो जाएगा आपका, आधिकारिक पत्र है, वो हो जाता है भाई। ठीक है, आगामी देखिएगा, घर की मुर्गी दाल बराबर। कहावत, कहावत का मतलब होता है साहब लोकोक्ति। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है लोकोक्ति, लोकोक्ति। यानी कि घर की मुर्गी दाल बराबर है, इसका क्या मतलब है, तो मुर्गी खाना, मुर्गियां खाना है, मुर्गी का दाल खिलाना है, अपने आमदनी अपने आदमी को कम महत्व देना है और मुर्गी को दाल से तोलना है। दिए गए विकल्प का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो अपने आदमी को सी, तो केवल सी। अपना जो आदमी होता है ना, घर का आदमी होता है, तो घर के आदमी को महत्व घर में कम मिलता है और बाहर उसको क्या मिलता है साहब, महत्व अधिक मिलता है। तो अपनी मुर्गी घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी कि अपने जो आदमी है अपने आदमी को कम महत्व देना है, वो इसका आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, अपने करनी पार उतरनी का क्या अर्थ है भाई, तो प्रकृति विरुद्ध कार्य करना है, अपने किए गए का फल भोगना है, झगड़ा लगाना है, हर तरफ से हानि होना है। तो अपने करनी पार उतरनी है ना, तो अपने किए है उस किए का क्या करना है साहब, फल भोगना है। अपने किए का फल भोगना, यानी कि अपने जो कर्म है उस कर्म का क्या करता है व्यक्ति, फल भोगता है। जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल की प्राप्ति होगी। तो अपनी करनी, करने का मतलब कार्य, पार उतरनी यानी कि उसका फल का भोगता, यानी कि जैसा व्यक्ति कार्य करेगा उसका फल वैसा ही भोगा जाएगा। तो इसका सही आंसर है, ये हो जाता है भाई। नि उपसर्ग से युक्त सही शब्द कौन सा होगा, तो देखो निरपराध है, निवारण है, निराकार है, निर्गुण है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, निवारण है, वो हो जाएगा। अब देखो बाकी जो शेष विकल्प है ना, इसमें नि उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ है, देखो यहाँ पर हमारे पास में आया निरपराध है। निरपराध किससे बना है, तो ये बना है निर्धन अपराध से बना है, निर्धन अपराध से बना है। तो यहाँ पर तो निरुपसर्ग आ गया। ऐसे निराकरण है क्या, तो निर्धन आकरण हो जाएगा, निर्धन आकरण हो जाएगा, तो यहाँ भी निरुपसर्ग हो गया। निर्गुण है तो ये भी किससे बन जाएगा, तो निर्धन गुण से बन जाएगा। निर्धन गुण से क्या बन जाएगा आपका, निर्गुण है वो बन जाएगा। तो यहाँ पर निर्धन अपराध हो गया, निर्धन आकार हो गया, निर्धन गुण है वो हो जाएगा। तो इस प्रकार से नि उपसर्ग से युक्त शब्द का सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। निवारण जो शब्द है ये किससे बना है, तो निधन वारण से बना है, ये बना है निधन वारण। तो यहाँ पर नि उपसर्ग हो जाएगा, वारण मूल शब्द हो गया और निवारण बन गया। तो नि उपसर्ग से बनने वाला शब्द कौन सा हो गया, ये हो गया। बाकी निर है, इसमें भी निर है और निर्गुण में भी निर है। निर्धन अपराध से निरपराध बन गया, निर्धन आकार से निराकार हो गया, निर्धन गुण से क्या बन गया साहब, निर्गुण है वो बन गया। इस प्रकार से ये आंसर हो जाता है। आगे देखो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो यहाँ पर आया है कि शब्द है और इधर क्या रहा आपका, प्रत्यय रहा है। तो अपनापन है, पुजारी है, बैठक है, लगान है। तो अपनापन, तो अपनापन में देखो प्रत्यय होता है ना, किसी शब्द के बाद में जुड़ता है। तो यहाँ पर देखो अपनापन में क्या रहा आपका, पन आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, पन उपसर्ग हो गया। पुजारी, पुजारी में क्या रहा साहब पुजारी देखो यहाँ पर आ और री, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आरी हो गया। बैठक है तो देखो इसमें क्या रहा आपका, बैठक आ रहा है क्या, तो देखो अंत में क्या रहा आपका, क्या आ रहा है क्या, तो ये बैठक हो गया। और लगान इसमें क्या रहा आपका, न, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 में 3, तो 1 में 3 ऑप्शन किस में थे, इसमें और इसमें थे, यानी कि हमारा आंसर है ना अब या तो 2 होगा या तीसरा होगा। फिर हमने देखा 2 में 1 आना चाहिए, देखो 2 1 दोनों में आ गया, इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर नहीं कटा। फिर तीसरे में चले, तीसरे में क्या आना चाहिए, 2, तो तीसरे में 2 यहाँ पर आया और यहाँ पर 3 आया, इसका मतलब आंसर क्या हो गया हमारा, दूसरा हो गया।
तो ये हमारा दूसरा आंसर इसका हो जाता है। तो सही आंसर क्या हो गया, दूसरा विकल्प हो गया। ठीक है ना, दूसरा विकल्प वो हमारा आंसर हो जाता है। आगे देखो गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण का सही उदाहरण कौन सा है, तो राम रोज दौड़ता है, राम बहुत अधिक पतला है ना, राम खेलने में अच्छा है, और राम खाना खाता है। यानी कि गुणवाचक का मतलब हो गया कि जो भी कर्ता होगा, संज्ञा या सर्वनाम होगी, उसकी विशेषता बताई जाएगी, और वो कैसे बताएगी, गुण में। तो यहाँ पर देखो राम खेलने में अच्छा है, यानी कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, राम को अच्छा बताया जा रहा है, किसमें, खेलने में। राम बहुत पतला है, यहाँ पर पतला है, तो ये इनका गुण नहीं दोष बताया जा रहा है। ये क्या बताया जा रहा है, दोष बताया। राम रोज दौड़ता है, तो रोज दौड़ता है तो क्रिया बताई जा रही है। और राम खाना खाता है तो ये कर्म करना बताया जा रहा है। पूछ क्या राम से, गुणवाचक विशेषण। तो इसका क्या हो जाएगा, राम खेलने में अच्छा है, इसका मतलब इसका गुण है, गुण बता दिया गया, तो गुणवाचक विशेषण हो गया भाई। विशेषक कहलाता है, तो जिसकी विशेषता बताई जाए, पहला। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, दूसरा विकल्प। जो क्रिया की विशेषता बताता है, तीसरा विकल्प। जो पदक्रम में सबसे अंत में हो, तो यहाँ पर ये। तो यहाँ पर देखो विशेषक का मतलब होता है जिसकी विशेषता बताई जाए, वो क्या कहलाएगा, आपका विशेषक कहलाता है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताना, वो तो क्या कहलाएगा आपका, तो वो तो कहलाता है साहब विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है, वो विशेषण कहलाता है। वो क्या हो जाएगा, आपका विशेषण हो जाएगा। फिर आ रहा जो क्रिया की विशेषता बताता है, क्रिया की विशेषता बताता है तो वो कहलाता है क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाला क्या कहलाता है, क्रिया विशेषण कहलाता है। ठीक है ना। जो पद क्रम में सबसे अंत में हो, तो यहां पर देखो पद क्रम में क्या आता है साहब आपका, तो यहां पर आता है कर्ता। कर्ता के बाद में क्या आ जाएगा साहब, आपका कर्म, है ना, कर्म। और कर्म के बाद में क्या आती है, आपकी क्रिया आती है। इस कर्ता को क्या बोला करते हैं, तो इसको बोला करते हैं उद्देश्य। और इस क्रिया को क्या बोला करते हैं साहब, इसको बोला करते हैं विधेय, है ना, विधेय। अब यहां पर जो आएगा ना, पद क्रम से संबंधित आएगा, तो इस विधेय से संबंधित होगा, विधेय विस्तार कहलाएगा। पद क्रम में जो सबसे अंत में आता है तो विधेय आता है, उस विधेय से संबंधित जो भी कोई पद होगा तो वो विधेय विस्तार कहलाता है, तो इसको हम विधेय विस्तार बोल सकते हैं। पूछा क्या गया है, विशेष्य। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाता है साहब, विशेष्य कहलाता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पहला। लड़कियों को बाजार जाना है, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है। देखो लड़कियों को, कर्ता ने कर्म को, तो यहां पर क्या हो जाएगा साहब, आपका कर्म, कर्म कारक है वो हो जाएगा, कर्म कारक है वो हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को, है ना, कर्म को, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कर्ता ने। तो यहां पर तो आता है ने विभक्त चिन्ह का प्रयोग होता है कर्ता कारक में। संबोधन में क्या होता है आपका, हे, अरे, हे, अरे, भो, क्या होता है भाई, संबोधन में जो प्रयोग होता है हे, इस प्रकार से होता है। संबोधन जब भी कारक होगा तो इसमें क्या होगा, हे, अरे, भो, इस प्रकार के क्या होंगे, ऐसे संबोधन है, जो संबोधन सूचक शब्द हैं, और संबोधन सूचक ये हमारा क्या हो गया, आपका चिन्ह होगा, इसका प्रयोग होगा। ठीक है ना। और संप्रदान में क्या था आपका, संप्रदान का मतलब होता है के लिए, के लिए। इस प्रकार के क्या होंगे साहब, ये शब्द आएंगे। ठीक है ना। ठीक है, इस प्रकार के इन कारकों क्या होता है, प्रयोग होता। यहां पर होता है कर्ता ने कर्म को, तो यहां पर को कारक विभक्त चिन्ह का प्रयोग होगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, कर्म। और यहां पर क्या है आपका, आपको को कारक विभक्त चिन्ह है, तो लड़कियों को बाजार जाना है, तो यहां पर क्या गया, कर्म कारक जो विभक्ति चिन्ह है उसका प्रयोग हो गया, और कर्म कारक है वो हमारा बन गया। हिंदी में कारकों की संख्या कितनी मानी गई है साहब, तो हिंदी में कारक है वो माने गए हैं 8। कौन कौन से हैं, तो एक तो होता है कर्ता कारक, है ना, कर्ता कारक हो जाएगा। दूसरा कौन सा है भाई, तो वो हो जाएगा आपका कर्म कारक हो जाएगा। तीसरा कौन सा हो जाएगा, कर्ता कर्म करण। फिर आता है संप्रदान कारक। फिर आता है साहब अपादान कारक, अपादान कारक। फिर आता है संबंध कारक, संबंध कारक। फिर आता है हमारा कौन सा, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। और फिर आता है कौन सा आपका, संबोधन कारक, संबोधन, संबोधन कारक। ये हो जाएगा साहब हमारे इतने कारक। ठीक है ना। तो कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है, संप्रदान, अपादान है, संबंध, अधिकरण और संबोधन है। ये हमारे कितने हो गए साहब, 8 कारक हो गए। तो हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है, 8 है। ठीक है।
चांदी घिसती है में कौन सा क्रिया प्रयुक्त हुई है? देखो सकर्मक क्रिया है, घिसती है, चांदी घिसती है, अकर्मक क्रिया है, सकर्मक अकर्मक दोनों है और संयुक्त क्रिया है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो चांदी घिसती है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया है वो हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगी? आपकी अकर्मक क्रिया है वो हो जाती है। ठीक है ना। अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। क्यों घिसती है? क्यों? देखो क्या घिसती है, देखो इसको अगर सकर्मक और अकर्मक क्रिया आती है ना तो उसकी क्या पहचान कर सकते हैं, है ना। सकर्मक और अकर्मक क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया और जब भी अकर्मक क्रिया हो इसकी पहचान है वो कैसे की जाती है। तो सकर्मक क्रिया कोई भी अकर्मक क्रिया का जो वाक्य आएगा उसमें लगाओ आपको क्या, और क्या लगाने के बाद में आप करो संबंधित वाक्य से प्रश्न, और प्रश्न करने के बाद में जो अगर आपको उत्तर मिलता है, उत्तर किसके रूप में मिलेगा? अगर कर्म के रूप में मिलता है तो क्या हो जाएगा? सकर्मक हो जाएगा, और कर्म के रूप में नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगी? अकर्मक। देखो चांदी घिसती है, क्या घिसती है? चांदी। तो चांदी यहाँ पर क्या है साहब? ये तो कर्ता हो गई, यानी कि कर्म नहीं है। और जब कर्ता है, अब यहाँ पर कर्म नहीं आया है, चांदी तो क्या होगी? कर्ता होगी। घिसने क्या है साहब आपका? तो ये क्रिया हो गई। इसका मतलब यहाँ पर क्या आया है? एक तो कर्ता आया है और ये क्या है? आपकी क्रिया ही है। और यहाँ पर क्या नहीं आया है? कर्म नहीं आया। तो क्या हो जाएगा? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाता है। विस्मयादि बोधक अव्यय को वाक्य में चिन्हित करिए, है ना। वह इतना सुंदर दृश्य। तो यहाँ पर जो आया है, यहाँ पर विस्मयादि बोधक जो चिन्ह है ना वो कौन सा, या शब्द है ना वो कौन सा आया? तो यहाँ पर आया साहब वाह है। ठीक है ना, वाह है। अब ऐसे विस्मयादि बोधक कैसे आता है? तो जैसे अपन बात कर रहे थे ना, अरे, है ना, अरे आता है ना, शाबाश, शाबाश, आप लोग बोलते हैं ना शाबाश, अरे, है ना, छी, ये क्या है? सभी विस्मयादि बोधक चिन्ह और विस्मयादि बोधक शब्द है ना वो उनका प्रयोग होता है। तो यहाँ पर इसमें आपने देखा होगा वहां भी आ रहा है, और ये देखो विस्मयादि बोधक चिन्ह है उसका भी प्रयोग हो रहा है। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, इसका मतलब विस्मयादि बोधक अव्यय है वो कौन से विकल्प में हो गया? इसमें हो गया, वाह में हो गया। इतना सुंदर और दृश्य, है ना, इसमें इसका प्रयोग नहीं हुआ है। आगामी देखिएगा, सूची 1 और सूची 2 है उससे मिलान करना है हमें। अब क्या आ रहा है आपका? गुण संधि का उदाहरण कौन सा है? अयदि का कौन सा है? तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें गुण संधि का क्या होता है, सो स्व धन इच्छा से क्या बन जाएगा? स्वेच्छा बन जाएगा। ये शब्द किससे बना है? तो ये बना है स्व प्लस इच्छा से बना है। स्व प्लस से क्या बना आपका? स्वेच्छा बना। इधर क्या है? इसमें क्या है? तो यहाँ पर ए और ई मिला है, और क्या बन गया साहब? ए और ई मिलता है तो वहां पर बन जाता है साहब ए बन जाता है। और पहचान कैसे होती है? एक मात्रा आती है ऐसे। तो यहाँ पर स्वेच्छा शब्द में कौन संधि होगी साहब? गुण संधि होगी। अयादि संधि किस में है? अयादि संधि है साहब गायक में। अब गायक में कैसे है? इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका गे प्लस अक हो जाएगा, गे प्लस अक हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर है साहब आई है, उसके बाद में क्या है? है, असमान स्वर है। इसके बाद में क्या है साहब? असमान स्वर है। तब इसके स्थान पर क्या हो जाता है? आई हो जाता है। ठीक है ना। आ रहा है स्वर संधि है ना, स्वर संधि है। तो देखो स्वर संधि किस में आएगी? तो स्वर संधि है साहब अधिस्वर में। अधिस्वर शब्द किससे बना है? तो ये बना है अधिधन ईश्वर से, अधिधन ईश्वर से बना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अधिस्वर में क्या है भाई? तो यहाँ पर अंत में ई है और उसके बाद में क्या रहा आपका? ई आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया साहब? दीर्घी हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? दीर्घी हो गया। और आ रहा है यण संधि। यण संधि किसमें साहब? स्वागत में। अब स्वागत में कैसे है? ये शब्द बना है इससे, ये बना है सुधन आगत, सुधन आगत से बना। यहाँ पर क्या है? तो सु में यहाँ पर है उ, यहाँ पर एक तो है उ है, और उ के बाद में क्या है भाई? असमान स्वर है। उ के बाद में असमान स्वर, तो उ के स्थान पर क्या हो जाएगा? वह हो जाता है। उ के स्थान पर क्या हो जाता है? वह हो जाता है। तो उ के स्थान पर हो गया साहब वह, इस प्रकार से हो गया। तो यहाँ पर देखो एक में क्या आना चाहिए साहब? दो। तो देखो एक में दो है ना, एक तो यहाँ पर है एक यहाँ पर है, हमारा ऑप्शन नहीं कटा। फिर दो में क्या होना चाहिए? एक। तो दो में एक यहाँ पर ही है और यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब हमारा कौन सा हो गया? पहला ऑप्शन हो गया। ये पहला ऑप्शन हो गया इसका आंसर। ठीक है ना, पहला ऑप्शन इसका आंसर है वो हो जाता है। आगे देखो भाई, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पर विद्यालय का संधि विच्छेद हो जाएगा साहब ये वाला, यानी कि केवल सी। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि केवल सी का प्रयोग हुआ है ना, केवल सी का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर क्या है विद्यालय में? तो विद्यालय में धा में देखो आ है, और आले में भी क्या रहा आपका? आ रहा है, और आ और आ मिलकर क्या हो जाएगा? दीर्घ आ हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा केवल सी विकल्प है वो हमारा सही आंसर हो जाता है। आगे चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है ना? तो चौपाई के प्रत्येक चरण में होती है साहब 16 मात्राएं, है ना। चौपाई है, इस चौपाई में क्या होते हैं साहब? 4 पद होते हैं, 4 पद होते हैं, और है ना 4 तो पद होंगे, और प्रत्येक
प्रत्येक पद होते हैं या चरण होते हैं, पद या चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, 16 मात्राएं होती है। प्रत्येक चरण में क्या होंगे साहब, 16 मात्राओं का प्रयोग है वो होता है, किसमें, चौपाई में। तो यहाँ पर हमारा यह आ गया। 5 मुखों का समूह है, में कौन सा समास होगा, कर्मधारय है, द्विगु है, द्वंद्व है ना, और अव्ययभाव समास है। तो देखो 5 मुखों का समूह है, और जहां समूह या समाहार का बोध हो जाता है वो क्या होता है भाई, आपका द्विगु समास होता है। कौन सा हो जाएगा, द्विगु, यानी कि ये ओनली सी, यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ओनली सी। 5 मुखों का समूह, तो 5 मुखों का समूह क्या हो जाएगा, द्विगु। द्विगु में क्या होता है, द्विगु शब्द बना है दी और गु से, दी और क्या बना है, दुगु से। दी का मतलब होता है साहब दो, और गु का मतलब क्या हो जाएगा, गाय। दो का मतलब क्या है, तो दो है साहब आपकी संख्या है ना, और गाय क्या है, आपकी संज्ञा है। तो वह समाज जिसमें पहला पद क्या हो, संख्यावाची हो, और दूसरा पद कैसे हो, संज्ञावादी हो, वहां पर क्या बनता है, द्विगु समास। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है दो गायों का समूह, दो गायों का समूह है, दो गायों का समूह वो क्या कहलाता है, द्विगु कहलाता है। तो दो गायों का समूह क्या कहलाएगा, द्विगु कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा सही क्या हो जाएगा, ये तो 5 मुखों का समूह होगा, दो गायों का समूह द्विगु कहलाता है, तो 5 गायों का समूह क्या कहलाएगा, पंचमुख कहलाएगा। 5 मुखों का समूह क्या कहलाएगा, पंचमुख कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्विगु समास है वो हो जाता है भाई। देखो 10 आनंद में कौन सा समास है, तो अव्ययभाव है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है और बहुब्रीहि समास है। तो यहाँ पर क्या करेंगे साहब, केवल डी, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, केवल डी। देखो 10 आनंद का समास वगैरह क्या होगा, है ना, 10 है आनंद, 10 है आनंद जिसके, 10 है आनंद जिसके अर्थात, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। तो ये रावण के लिए प्रयोग हुआ है, तो रावण के लिए प्रयोग हो गया, 10 आनंद आ गया, 10 आनंद, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण है, रावण के 10 क्या है साहब, सिर है, 10 है आनंद यानी कि मुंह है। आनंद का मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है मुंह है। तो रावण के कितने मुंह थे, 10 थे, इसलिए क्या कराए, 10 आनंद। और समाज कौन सा हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर हो गया बहुब्री। तो यहाँ बहुब्री कौन से ऑप्शन में है, डी में, तो केवल डी हमारा इसका प्रश्न का क्या हो जाता है साहब, सही आंसर है वो हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हमने जो पिछले साल हमारा जो पेपर है ये लगा था, और CET में जो आपका पेपर लगा काफ़ी अच्छा पेपर है। देखिए ये पेपर जो भी आपने देखा होगा, इन पेपरों को हम सोल्व कर रहे हैं, तो इन सोल्व करते समय तो आपको तो समय है वो हमारा अधिक लग रहा है, 1 घंटे से ज़्यादा समय लग रहा है। लेकिन जब आप खुद करेंगे, मुझे तो क्या होता है कि पेपर जब हम कर रहे हैं तो उनके इर्द गिर्द की भी बातें हमें करनी पड़ती है। और दूसरी बात है कि जो कई क्वेश्चन ऐसे हैं कि एक क्वेश्चन तो है नई स्लाइड में और उसका गद्यांशन वो पहले वाली में है, या पद्यांशन वो पहली वाली स्लाइड में है, तो दोनों को हमें क्या करना पड़ता है, इस प्रकार से आगे पीछे करना पड़ता है, तो थोड़ा उसमें भी समय लग जाता है। लेकिन आप बार बार इन चीजों का अभ्यास करिएगा, अभ्यास करेंगे तभी आप बेहतरीन तरीके से अपना प्रदर्शन वो कर पाएंगे। तो यहाँ पर इन शब्दों आप आज हमने जो आपका गद्यांश है और गद्यांश पद्यांश और इससे बनने वाली जो भी आपका जो पहले पेपर लगा है उस पेपर को लेकर हमने सोल्व किया है। एक बात और भी आपको ध्यान रखना भाई, हमने जो पेपर सोल्व किया है उसमें तो हमने 50 प्रश्न है उनको लेकर हमने जो चर्चा वो की है। आपको जो प्रश्न करने हैं वो कितने करने हैं, 40 प्रश्न करने हैं। एक यानी कि 60 मिनट में 40 प्रश्न वो आपके करने हैं, और 40 मिनट में 60 प्रश्न आप कर सकते हैं। थोड़ा सा अभ्यास करिएगा और ये जो क्लासेज हैं उन क्लासों को पढ़िएगा, ताकि हम शब्द को देखते ही पहचान करें किस प्रकार से है, इसमें क्या क्या होने वाला है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम आगामी क्लास में। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।